तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में जो करने वाले हैं क्लास 12th जो हिंदी आपका है प्यारे बच्चों, गद्य खंड का आपका चैप्टर नंबर 2 करने वाला है। ठीक है बच्चों, गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 करने वाले। उसने कहा था सबसे इंटरेस्टिंग कहानी प्यारे बच्चों और सबसे मज़ेदार कहानी प्यारे बच्चों। उसने कहा था कहानी सबसे मज़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसलिए आपको एक एक शब्द समझ में आएगा 100%। अगर आपको कोई कहानी नहीं भी बने तभी भी ठीक है, बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तब इस कहानी का आपको मज़ा आएगा पहले। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी और हंसदार भी है और मज़ेदार भी है और प्रेमी प्रेमिकाएं वाला भी बात इसमें होता है। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस कहानी में संपूर्ण हिंदी अर्थ हम लोग देखेंगे और लेखक परिचय भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देंगे, और जो भी बच्चे और क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 में पेपर दीजिएगा, ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा बच्चों। ये कहानी ज़रूर आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप एक कहानी शुरू से लेकर अंत तक देख सुन लिए तो आपसे इससे कोई भी प्रश्न पूछ दे आपके बोर्ड परीक्षा में तो नहीं छूटेगा बच्चों, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। होता है क्या बच्चों, देखें कि बच्चा सब अदर सब्जेक्ट में खूब मेहनत करता है, एक सही बात है बच्चों। आप देखिएगा एकदम दिन रात एक कर देते हैं बच्चे से पढ़ पढ़ के हर एक अदर सब्जेक्ट में, हिंदी के अलावा सब्जेक्ट में, लेकिन उसमें फिर भी देखिएगा नंबर उतना नहीं आता है। आप देखिएगा जितना अदर सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, अगर उसका 2% भी अगर हिंदी डेली मेहनत कर लीजिएगा ना, तो हिंदी हिंदी में पहले बच्चों आराम से सब बच्चा 95 प्लस कर लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है बच्चों। अगर आप मात्र 2% आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक है, आप 4 सब्जेक्ट में आप पूरा मेहनत कर ही लेते हैं ना, बस आप 2% उसका मेहनत हिंदी में भी रोज़ कीजिएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों 95 प्लस आप अदर सब्जेक्ट में नहीं कीजिएगा, हिंदी में कर लीजिएगा आराम से। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बन के हिंदी में भी 95 प्लस करनी है पहले बच्चों। ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत करना बच्चों, ज़्यादा इसमें ना आपको लेक्चर को सिर्फ सुनना है और खुद से प्रश्न आपको इससे जो भी बनता है उसे बना लेना पहले। ठीक है, और इससे कहीं नहीं जाएगा बच्चों। अगर आप प्यारे बच्चों थोड़ा सा मेहनत हिंदी में कीजिएगा ना, तो आपकी स्कोर 95 प्लस हो जाएगा। ठीक है, कई हज़ारों बच्चों किया है बच्चों, इसलिए अगर आपको भी ये बात पता नहीं था कि सर थोड़ा लेकिन रोज़ आपको हिंदी मेहनत करनी है। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है बच्चों नंबर उठाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन बच्चा उस पर ध्यान ही नहीं देता है, तो इसलिए आपको 100% इस पर ध्यान देना है पहले बच्चों। ठीक है, हिंदी में भी ध्यान देना है, ताकि आपको रोज़ देना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना लेकिन रोज़ पढ़ना है पहले बच्चों, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में जिस भी प्रश्न आवे मज़े मज़े होला है पहले से, कोई बात नहीं। अब आराम से 95 प्लस करें, अगर आप 95 प्लस एक विषय में आता है तो आपका रिजल्ट में कितना बढ़ोतरी होगा तो आप ही समझिएगा। ठीक है, 450 आराम से पार होता है पहले बच्चों, अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में हुआ। इसलिए पहले बच्चों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बस आप लोग पहली बार चैनल पर बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके सब दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग कई सारे कविताएं कहानियाँ पढ़ाए बच्चों, अगर आपने उसको नहीं भी पढ़ा उसको एक बार ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना होगा बच्चों 12th हिंदी, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इस देखिए नीचे भी इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो उसने कहा था का लेखक परिचय पढ़ेंगे और बिल्कुल यही याद करेंगे क्लास में। ठीक है, कहीं याद करने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए उसने कहा था प्यारे बच्चों, लेखक का जो लेखक है प्यारे बच्चों वो चंद्रधर शर्मा गुलड़ी है। बताइए कौन है, बताइए। उसने कहा था लेखक का प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी है। बताइए फटाफट, उसने कहा था जो था प्यारे बच्चों कहानी, उसका लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी है प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे आपका हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी है उसने कहा था का लेखक। ठीक है, उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का जन्म अगर आपको प्यारे पूछे, आपको 7 जुलाई 1883 ईस्वी में होता है। कब होता है बताइए, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका जन्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी बताइए कि जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगर आपको पूछे निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को ईस्वी को हुआ था। ठीक है, फटाफट बताइए, पहले बताइए आप लोग। आप देखिए जहाँ भी जिस अवस्था में बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों, आप बोलिए बोलिए मत ल जाइएगा, फटाफट बोलते जाना है ताकि आपको याद ज़्यादा हो। आप फटाफट बोलिएगा। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है बताइए, तो आप सबका जवाब आना चाहिए चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी। मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है, चुप्पे मत बैठिएगा। अगला, उसका जन्म कब हुआ पहले बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का 7 जुलाई 1883 को हुआ। बोलिए फटाफट, कितना जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883 को। निधन कब हुआ, 12 सितंबर 1922 को हुआ। बताइए निधन कब हुआ, 12 सितंबर 1922 को हुआ। ये आपका था जन्म मृत्यु। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों
जब भारत अपना गुलाम में था बच्चों, उसी समय इनका जन्म भी हुआ और मृत्यु भी हो गया। ठीक है, 1922 में 1947 में हम लोग को आज़ादी मिला था। ठीक है, तो अभी हम लोग का गुलाम में ही इनका जन्म भी हुआ मृत्यु भी होगा। ठीक है, आज समझिएगा, अगर आपको प्रश्न पूछे चंद्रधर शर्मा का वो लोग रहते का दिन जन्म स्थान कहाँ था, तो जयपुर राजस्थान था। पहले जो कहाँ था, जयपुर है राजस्थान का एक राज्य है, वहाँ पर राज्य है। ठीक है, वहाँ पर मतलब इसका, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान का है जयपुर राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, जयपुर राजस्थान पे जो राजस्थान राज्य का एक शहर है जयपुर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बताइएगा फटाफट, जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883 को। निधन कब हुआ, 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म स्थान कहाँ है, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद मूल निवास आपको पूछे, देखिए कई सारे होते हैं कि जैसे बहुत लोग का जन्म होते हैं गांव में, जाके शहर में रहने लगता है। उसी प्रकार जन्म स्थान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जयपुर राजस्थान में, लेकिन वहाँ से रहने रहा, मतलब वहाँ नहीं रहा। इसका मूल निवास हो गया गुलेर नामक ग्राम था पहले बच्चों। ठीक है, गुलेर नामक एक ग्राम था, जिला था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में ये रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मूल निवास वही था, कांगड़ा जिला था पहले बच्चों हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर ये इन्होंने रहे थे। ठीक है, गुलेर नामक गाँव में रहे थे। जिला का नाम अगर पूछे कांगड़ा, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कांगड़ा, और गाँव का एक नाम है गुलेर, उसी में रहता था पहले जो। ठीक है, वहीं पर हमेशा ज़िंदगी बिताया। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। फटाफट बोलिए, निधन 12 सितंबर 1922 को। जन्म स्थान पूछे कहाँ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, तो जयपुर राजस्थान। मूल निवास पूछे गुलेर नामक ग्राम में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के एक जिला है राज्य का कांगड़ा, और वहाँ का एक गांव है गुलेर, वहीं उसका जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो गुलेर गांव का था। ठीक है, याद रखिएगा, कितना याद रहे। उसके बाद इसका पिता पंडित शिवराम था। कौन था, पंडित शिवराम था। ठीक है, याद रखिएगा, पिता का नाम क्या था, शिवराम। क्या था बताइए, शिवराम ने, बताइए फटाफट, पिता का नाम क्या था, शिवराम। ठीक है, उसके बाद शिक्षा पर बच्चों अगर आपको पूछे, बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग रूप से किया। ठीक है, और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता के विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस और एफ ए किया पहले। ठीक है, याद रखिएगा, और 1901 में कोलकाता में विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया इन्होंने। ठीक है, कोलकाता से विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया इन्होंने, यानी कि 12th की परीक्षा दी इन्होंने, जो अभी आप परीक्षा दीजिएगा 2027 में, इन्होंने दे दिया, 1901 में ही दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था। क्या किया था बताइए, बीए किया था। ठीक है, अगर आपको प्रश्न पूछे, बताइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 12th की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट कोलकाता से किया था। ठीक है, कब क्या था, 1901 में क्या था पहले बच्चों। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे तब चंद्रधर शर्मा गुलेरी बताइए बीए कहाँ से किया था, तो 1903 में क्या था पहले बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, याद रखिए, उन्होंने बीए कहाँ किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1903 में किया था। ठीक है, याद रखिए, ये था इनका आपका लेखक परिचय। और इसमें देखिएगा, समझिएगा पहले बच्चों, उनके बाद देखिए इसका वृत्ति देखिए पहले बच्चों, यानी कि कहाँ कहाँ गए थे। 1904 में इन्होंने जयपुर दरबार की ओर से खेती नामी राजा पर्वतेश्वर के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज और अजमेर आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस फिर याद रखिएगा। और जयपुर में छात्रावास अध्यक्ष भी रहे थे इन्होंने। ठीक है, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट था आपका पहला उसको बताया, आपको वही याद रहे। ठीक है, और अंतिम दिनों में पंडित मदन मोहन मालवीय ने निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रचार विभाग के कार्यवाहक भी रहे थे। ठीक है, और भाषा शास्त्र विभाग के प्रोफेसर भी रहे थे। कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और संपादक इन्होंने देखिए समालोचक, काशी नगरी, प्रचार निरिनी पत्रिका इन्होंने संपादक किया था। ठीक है, और रचनाएं इनका सबसे प्रमुख है, हम आपको बोलेंगे रचनाएं इसका रट लीजिएगा। ठीक है, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचनाएं कहानियाँ थी पहले तो सुखमय जीवन, कि चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का कहानी थी सुखमय जीवन, जिसका 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, सुखमय जीवन। उसके बाद बुद्ध का कांटा, दूसरा इसका कहानी कौन सा है बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बुद्ध का कांटा, 1911 में इसका भी विमोचन किया गया था, यानी कि संपादित किया गया था। ठीक है, और उसने कहा था पहले 1915 में इसको
किया गया था, ठीक है, लॉन्च, याद रखिएगा। इनकी 3 सबसे प्रमुख कहानियाँ हैं प्यारे बच्चों। पहला सुखमय जीवन, फटाफट बोलिए, कब इसको मतलब संपादित किया था? 1911 में। दूसरा कौन सा है बताइए फटाफट? बुद्ध का कांटा। तीसरा बताइए प्यारे बच्चों, उसने कहा था, कब किया गया था? 1911 में किया गया था, ठीक। 1915 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 3 प्रमुख कहानियाँ हुआ प्यारे बच्चों, फटाफट बोलिए तो, बोलिए। पहला कब किया गया था? बोलते रहिए। हाँ ठीक है, उसके बाद बोलिए अगला। बुद्ध का कांटा, ठीक है, कब इसको किया गया था लॉन्च? 1911 में। उसके बाद अगला बताइए। उसने कहा था 1915 में किया गया, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध पहले बच्चों चल रहा था 14 से लेकर 18 तक, उसी बीच में इसको विमोचन किया गया था, उसी बीच का एक कहानी भी इसमें है, आप उनको सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद इनको और देखिएगा कहानी, कुछ निबंध इन्होंने लिखे हैं प्यारे बच्चों। निबंध उसमें देखिएगा, अनुवादों का बात एक निबंध इसका है, ठीक है। खोज की खबर इसका एक निबंध है। क्रिप्टोग्राफी हिंदी, ये भी इसका निबंध है। वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन, ये भी इनका निबंध है, ठीक है। ये सारे इनका निबंध है, याद रखिएगा। निबंध भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण निबंध इसका खोज की खबर है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुवादों की बात, ये भी इसका इंपॉर्टेंट निबंध है। उसके बाद देखिएगा इन्होंने भी संस्कृत काव्य शास्त्र में देखिएगा बच्चों, इन्होंने हिंद एक पुस्तक लिखा था, देखिएगा, मतलब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, एक निबंध ये भी है प्यारे बच्चों। एक केमिस्ट्री ऑन संस्कृत काव्य शास्त्र, ये भी इनका एक निबंध है, ठीक है। इन्होंने जो भी कहानी देखिएगा, लगभग इनकी कहानी और निबंध जो मिलते हैं देशभक्ति के अनुसार मिलता है, ठीक है। ये इनकी कहानी में दर्शाता है जो, ठीक है, याद रखिएगा। और आपके परीक्षा में कई बार इसका प्रश्न पूछा जाता है निबंध, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये अब याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अनुवादों की बात, खोज की खबर, ये आपका इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको याद रखिएगा। द प्राइमर ऑफ व्याकरण, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका अंग्रेजी में लिखा हुआ था, द प्राइमर ऑफ व्याकरण। देखिए ये जो चंद्रदास मुगलड़ी थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी पढ़े थे इन्होंने, और अंग्रेजी में भी था। इसका अंग्रेजी में जो कहानी है, ए प्राइमर ऑफ व्याकरण, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा है एक कमेंट्री ऑन संस्कृत काव्य शास्त्र, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये भी इसका पुस्तक है, अंग्रेजी में था, ठीक है। उसके बाद हिंदी में इसका कई सारा पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये था इनका पहले जो प्रमुख रचना है। बिल्कुल उम्मीद करेंगे आपको ये सब चीज़ याद होंगे। इसका आप स्क्रीन शॉट ले, ताकि आपको घर में एक बार कहीं कभी कहीं भी घूमने भी जाए ना, जैसे क्रिकेट खेले, किसी दोस्त के यहाँ चले गए, तो देख रहे हैं अपने मज़े मज़े में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसके बाद उसने कहा था कि अभी लेखक परिचय में पहले जो अभी देखिए इसका, और सबसे अब इस जगह इंपॉर्टेंट बात था, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेखक परिचय में देखिए, और इन्होंने हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है, ठीक है। ये हिंदी जो चंद्रधर शर्मा गुलोड़ी जी थे, ये हिंदी बहुत इस तरह कहानियाँ लिखे हैं कि लोगों को ना रियलिटी जीवन से फीलिंग करवाते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत का इतना बड़ा पंडित था, शास्त्रीय इंसान था, गंभीर प्रकृति विद्वानों जैसी रचनात्मक शैली में ये कल्पना यथार्थ जैसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथाओं वाली ये कहानियाँ लिखा करता था, ठीक है। यानी इस तरह कहानी लिखते हैं कि लोगों को चौंका देता है कि यार इस तरह भी कहानी होते हैं, ठीक है। और सचमुच इस चमत्कृत कर देने वाली ये कहानी है, आश्चर्य से भरने देने वाली रचनात्मक घटना है पर जो ये कहानियाँ, भाषा शैली और फिर शिल्प लेकर आज भी उतनी तगड़ी रचनात्मक है प्यारे बच्चों। लेकिन इनका कहानी में इनका देखिएगा, उसने कहा था कहानी प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इसका कहानी पढ़ने के बाद ना आपको मन में फिगर बनता होगा माइंड में, देखते हैं कभी कभी इस कोई कहानी पढ़िएगा, जैसे आपको कहानी पढ़े तो एक है कहानी, उनका याद नहीं आ रहा है हमें, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है। वो जब कोई कहानी आप पढ़ते हैं ना, तो वो कहानी में देखिएगा, कोई कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि जब पढ़ते हैं ना, तो उसका माइंड में ना व्यू बनता है, यानी कि चित्र बनते रहता है, ठीक है, कि हाँ हाँ यार ये हो रहा है, ये यार, जैसे आप देखिएगा चैप्टर नंबर आपका 10 पढ़िएगा ना, आपकी गद्यांश का जो जूठन था, वो भी पढ़िएगा ना, तो उसी तरह आपको लगेगा कि माइंड में चित्र बनता जा रहा है कि हाँ इसके साथ ये हो रहा था, ठीक है। ये होती है आपका लेखक का लिखने में दम होता है पहले तो, ठीक है, कि उन्होंने सच्चाई के साथ कितना मतलब लड़के उन्होंने लिखा था, ताकि लोगों के दिमाग में असर ना हो कि एक बनी बनाई कहानी है, ठीक है। ये लेखक में दम होता है पहले तो, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह प्रस्तुत कहानी उसने कहा था प्यारे बच्चों, उसकी अमर रचना है, किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। यह हिंदी कहानी के विकास में प्यारे बच्चों मील का पत्थर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बताइए? मील का पत्थर माने जाते हैं। बताइए क्या माने जाते हैं प्यारे बच्चों? मील का पत्थर माने जाते हैं, याद रखिएगा। आपको अगर प्रश्न पूछा हो, ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, बताइए किस कहानी को
मील का पत्थर माना जाता है, तो उसने कहा था कहानी को, जो चंद्रधर शर्मा लिखा था मेरा, जो यह मील का पत्थर मानी जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक कलायजी रचना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्रसिद्ध फिल्माकार जो बिमल राय थे, जो जो फिल्म है, इस पर मूवी भी बनी है, ठीक है। जो बिमल बिमल राय थे पहले, जिन्होंने इस पर मूवी बनाया, इस कहानी पर, उसने कहा था। अगर आपको देखना है, टाइम है, तो आप आराम से यूट्यूब पर सर्च करके उसने कहा था मूवी देख सकते हैं, बड़ी अच्छे से देखिएगा, ठीक है, आपको पूरी मज़े आ जाएगा। देखिए एक कौन इस पर मूवी बनाया था बताइए, प्रसिद्ध था फिल्माकार था जो बिमल राय ने इस कहानी पर मूवी बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे बताइए हिंदी साहित्य के विकास में इसको क्या कहानी माना जाता है, मील का पत्थर किसे माना जाता है, तो उसने कहा था मील का पत्थर माना जाता है बच्चों कहानी, ठीक है, हिंदी साहित्य में, याद रखिएगा। और इस पर मूवी किसने बनाया बताइए, फिल्म किसने बनाया है, तो बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई है, ठीक है। और इसके अनेक नाटक रूपांतर हो चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक, इस सब एक कहानी में मिलता है बच्चों, ठीक है। प्रेम प्रेम का बातें इसमें मिलती है, ठीक है। और इसका ये जो आपका उसने कहा था कहानी प्यारे बच्चों, शुरू जो होती है ये आपका अमृतसर के बाज़ार से शुरू होती है, ठीक है। देखिएगा ये कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार में शुरू होती है कहानी प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ सब सुनिएगा ध्यान से, ये पूरा कहानी का ये निचोड़ है, ठीक है। जो इतना अभी हम कहानी आपको पढ़ाएंगे ना, 5 7 पन्ना 8 पन्ना जो भी है आपका, ये कहानी का भी हम 8 10 लाइन में इसका निचोड़ दिया हुआ है, उसको समझिएगा। देखिए यह जो कहानी है, उसने कहा था पहले बच्चों, दो प्रेमिकाई का कहानी है पहले बच्चों। शुरू जो ये कहानी होती है प्रेम की, वह कहानी अमृतसर के भीड़ बड़े बाज़ार से शुरू होती है, ठीक है। एक पंजाब का शहर है अमृतसर, आप सुने होंगे बहुत सारा, ठीक है। तो वहाँ पर एक मुलाकात होते हैं लड़का लड़की का, तो इसमें कहानी उन्होंने क्या प्रेम संबंध में रहा। देखिए पसंद ना किसी चौराहे पे सब जगह आपको आता है, ठीक है। ये ना अक्सर सबका दिल जो होता है वो सब्जी मंडी की तरह होता है, ठीक है। कहीं भी किसी भी चौराहे पर पसंद आ जाती है, ठीक है। पसंद होना अलग बात ही होती है, ठीक है, आप समझिएगा। इस कहानी में भी वही हुआ। इस कहानी जो अमृतसर के भीड़ बाजार से शुरू होती है पहले बच्चों, जहाँ 12 वर्ष का लड़का, कितना वर्ष का, 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की लड़की तांगे के नीचे आने से बचाता है, ठीक है। क्या करता है, देखिए अब भाई लड़का हीरो कब बनता है बताइए, आप फिल्म में ही देखे होंगे। एकदम लड़की जा रही है सड़क, नदी के किनारे में वो डूब जाती, मतलब डूबता तो नहीं भाई, दिखाया जाता है उसमें, डूब जाती, तो ऑटोमेटिक उस टाइम इतना हीरो दौड़ के आता है, एकदम सबका एकदम धज्जियाँ उड़ा देता है, फिजिक्स विजिक्स का सब धज्जियाँ उड़ा के आपका एकदम बचा लेता है उनको, ठीक है। तो ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो लहना सिंह थे, वो तांगे था उसमें, उसको ना तांगे से आने से उन्होंने बचा लिया। अब बचाया भाई, हीरो हीरोइन को बचा रहे, तो समझ रहे हैं आप, मजाक समझते हैं, तो उनको बचाया, तो बचाया तो अब समझ ही सकते हैं। तो लड़का लड़की को यह पूछते पूछते हुए छेड़ता है, नहीं छेड़ता है, छेड़ता गलत शब्द मत लीजिएगा इसमें, छेड़ना मतलब कि उससे बात करने का बहाना ढूंढता है कि भाई बचाया तुमको भाई, अब तो भाई कुछ लड़का ना कुछ ना बात करने का बहाना बना रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा तेरी कुर्माई हो गई, यानी कि तेरी शादी हो गई, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तेरी मंगनी हो गई, मंगनी जैसे बोलते हैं उधर का भाषा में, ठीक है। तेरी कुर्माई हो गई, तो लड़की धत कहकर भाग जाती है, ये उस कहानी में दिया हुआ है, उसने कहा था, ठीक है। लड़की बोलते हैं धत, धत एक शब्द होता है, ठीक है, बोलता है कि धत करके भाग जाती है। देखिए उसके बाद, और एक दिन वह धत कहकर भागने के बजाय कहती है हाँ कल हो गई, यानी कि हाँ मेरी शादी हो गई। लड़की बोलती है, अब बताइए कोई लड़का अगर पूछ रहा है किस लड़की से आपकी शादी हो गई और बोल लेती है हाँ, तो किस तरह उस पर बीतता है बताइए, वो तो समझ ही सकते हैं ना। तो वही देखते नहीं या रेशम के फूले वाला सालू। अब देखिए भाई लड़की जो उसकी शादीशुदा होती है, जो नहीं होते हैं, तो उसमें डिफरेंस बहुत होते हैं। तो उस बोलती लड़की, आपको दिखाई नहीं दे रहा है भाई, भाई मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमने रेशम के फूलों का सालू है। तो लाना सिंह अत भरा रह जाता है, यानी कि बड़ा अचंभा हो जाता है यार। हम सवाल पूछे अब तेरी कुर्बानी हो गया, हम सोचे होंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अजीब प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब ये क्या हो गया, बेचैन हो गया यार, यार बहुत मतलब दिल टूट गया बेचारा का। इसके बाद लाना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। और यह देखिए उसके बाद देखिए इसका कहानी इसी जगह समाप्त हो जाती है, ठीक है, प्रेम संबंध। उसके बाद इसका सीधा ये जो लड़की होती है, मुलाकात प्रथम विश्व युद्ध में होती है, वो भी
अब देखिए मिलिटेन आप काम कर रहे हैं मिलिट्री में, तो आप किसी ना दोस्त होता है, उसी के बहाने जिससे पसंद करते थे बचपन में, तो उनसे मुलाकात इनसे पति से हो जाते हैं। तो पति एक दिन घर बुलाया, तो इसे पता नहीं था ना ये कि मतलब बचपन में चक्कर वक्कर चलता था, तो ये नहीं पता था, तो इसलिए मतलब उनको इसका मुलाकात होती है, फिर प्रथम विश्व पर होती है, ठीक है, लड़की से लहरा सिंह का। तो की छुट्टी के बाद ये घर पर काम पर लाते जाते समय सूबेदार हजरा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी से एकांत में बात हुई थी, ठीक है। सूबेदारनी उस लड़की का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद इसका जो प्रथम विश्व युद्ध में मुलाकात हुआ प्यारे बच्चों, तो पहली बार देखिए इतना साल के बाद मुलाकात होता है प्रेमी प्रेमिका का, तो बड़ी अचंभा हो जाती है, ठीक है। ये बात कहीं अपने पति को ना चल जाए, इसलिए उनको बुलाकर कहा मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना। देखिए क्या कह दिया, जिससे उनकी विवाह हुई थी लड़की की, तो उनको बोला लला सिंह को कि आप उन दोनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये सूबेदारनी बचपन से भी अमृतसर में मिली वही लड़की थी जो लला सिंह को सूबेदारनी के प्यार के उस किरण को दुनिया में बचाकर हृदय में संयोजे रहा, और युद्ध में अपने प्राणों को बलि देकर भी हजारा सिंह उनके पति, सूबेदारनी जो उनकी प्रेम करता था जो बचपन में, उनका पति जो हजारा सिंह है, और बोधा सिंह उनकी रक्षा की, बोधा सिंह उसका पुत्र है, उनका रक्षा किया, ये खुद बलि देखे। ये होता है प्रेम, ठीक है। प्रेम आप सुनेंगे एक ज़बरदस्त लाइन है प्रेम में, मुक्ति नहीं, क्या होता है ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है, हम भूल गए बातों को, ठीक है, आप याद होगा, आप शायद बोलेंगे, ठीक है। हाँ, प्रेम में मुक्ति नहीं मृत्यु होता है, ठीक है। ये आप इसी किसी कहानी का ये डायलॉग है, ठीक है, याद रखिएगा। दुनिया से बचाकर अपने हृदय में सजोया रहा, और इस युद्ध में प्राण खुद को देकर इन दोनों को बचाया था। किसने? लाना सिंह ने, ठीक है, क्योंकि ये प्रेमिका बोल दिया था ना भाई, मजाक समझ रहे हैं। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीय था, जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संवेग करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभाव विनती जो कहानी प्राण मानी जाती है, पहले जो उसका अद्भुत रचाव है, वातावरण की सृष्टि से करने में लेखक को अपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, और आरंभ से ही कैथवल पाठक से अपने प्रभाव में बांध मान दिया, और इस कहानी का उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर विराम लेता है। किंतु यह कहानी का प्रभाव मन में गुंचा रहा, ठीक है। देखिए परंतु ये कहानी बहुत ही अद्भुत है प्यारे बच्चों, बोले ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कहानी का निचोड़ था प्यारे बच्चों। अब हम लोग बारीकी से एक एक लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल शुरू करते हैं। कुछ दो बातें आपको याद रखनी है। देखिए ये जो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बताइए? 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बताइए फटाफट? 5 भागों में ये बटा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। किसमें है बताइए? 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, याद रखिएगा। ये आपके परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। और युद्ध का वर्णन कितने भागों में मिलता है? 3 भागों में युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है, और आपका प्रश्न ये डाल देता है, ठीक है, और आपको नहीं छोड़िएगा। बताइए उसने कहा था कितने भागों में बटा हुआ है? बताइए 5 भागों में। युद्धों का वर्णन कितने भागों में मिलता है? 3 भागों में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमने कहानी को, ठीक है। देखिए बड़े बड़े आप लोग को अगर सामने किताब है तो किताब रख लीजिएगा, ठीक है, और आप लाइन बाय लाइन समझते चलिएगा। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले को जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारा प्रार्थना है कि अमृतसर के देखो समझिएगा पहले बातों को। कहता है कि जब अगर आप बड़े बड़े शहर जाइएगा तो भीड़ वाले इलाके जाइएगा, तो आपको रोड पर तो लोग तो आते जाते रहेंगे, तो वहाँ के जो गाड़ियों वाला होता है, इक्के वाला यानी कि घोड़े सवारी वाला और गाड़ी वाले कि जवान देखिएगा, जिस तरह लगता है कि ना, इस तरह आपको बोलेगा जिसकी लगे पीठ जो है उनकी छिल गई हो, इस तरह आपको जवाब बोलेगा। जो मन सो बोल देगा हटने के लिए, कि हटना है तो या आपको मरना है, यही सब मतलब अजीब सवाल बोलेगा। वही बोलता है कि आप जब बड़ी बड़ी शहरों जाइएगा तो वहाँ के गाड़ी वालों का जवान इस तरह चलता है कि आपको ना अजीब लगेगा, एकदम लगेगा कि बहुत दर्द हुआ कि ये सब भाषा कैसे कैसे चलने होता है। तो वही बोलता है कि उसने हमारा प्रार्थना है कि उनसे बोलता है कि जिनको अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बड़े बड़े शहरों में जाके उनसे कई कई सारे बातें किया जाता है, तो अगर वो उसको अच्छा नहीं लगता है, उनसे एक बार मेरा प्रार्थना है कि अमृतसर के इक्के वालों की बोली का महरम लगाए। यानी कि अगर उनको दर्द लगी हो किसी बड़ी बड़ी इलाके में जाके, बड़ी बड़ी शहरों में, तो एक बार अमृतसर शहर आके आइए, उनको महरम पर एकदम इक्के वाले लगाएंगे अच्छे से बोली, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो बोली है पहले जो अमृतसर का जो गाड़ी सब वाले होते हैं बहुत अच्छे से बोलते हैं,
बोलते हैं क्रूर लेकिन बहुत अच्छे से बोलते हैं, इसलिए बोलता है कि एक बार अमृतसर के बाज़ार आइए, वहाँ का महरम लगाइए, यानी कि बोली का महरम लगाइए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ से चाबुक धुन धुन कर सुनते हैं, तो इक्के वाले भी कभी कभी घोड़े को नाचने में अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, ठीक है। यानी कि बोलता है अगर आप बड़े बड़े शहर जाइएगा तो एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें पर एकदम घोड़े का सवारी का आपको धुन सुनने वाला, लेकिन इक्के वाले का भी घोड़े का नाचने अपना निकट स्थिर करते हैं। कभी राह चलने वालों की भी आँख जो ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को देखकर भी अपने ही अंग का सताया हुआ बताते हैं। देखिए, आपको अगर जाइएगा बड़े बड़े शहर तो आपको वो नहीं देखता है आप कैसा किस अवस्था में है, बस आपको सीधी उल्टी बातें आपसे करेगा। तो वही बोलता है अगर आप अमृतसर आते हैं तो आपसे गाड़ी वाला हो चाहे कोई भी हो, आपसे बातें बहुत अच्छी से करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आपकी बोली का महरम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के गाड़ी वाले, कहाँ का, अमृतसर के गाड़ी वाले। और सारे संसार पर दया है, निशाना है, क्षोभ है, अवतार बने ना कि सिद्ध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी रस भरी बोली चक्करदार गलियों में हर हर एक लहवली वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खाल साजी हटो भाई जी। देखिए, अगर आप सब जगह से थक चुके हैं कि सब जगह भाषा दिखिएगा बड़े बड़े शहरों का अजीब आपको मिलेगा, बस एक बार अमृतसर चले आइए, वहाँ का देखिए जो बोलने का आदत है गाड़ी सब वालों को, हटिए हटो भाई जी, ठहरना भाई, मुझे जाने दो, आने दो, ठीक है। वहाँ का शब्द देखिए, लाला जी, हटो बच्चा, करते हुए सफ़ेद फेंटो, खच्चरों एवं बकरों, गन्ने एवं खोमचे एवं भट्टे जंगलों में राह ढूंढते, क्या मजाल है कि साहिब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यहाँ सबको मतलब अपनी अपनी बातों से अच्छे से बातें कह के लोग हट जाते हैं। इतनी सुंदर भाषा बोलेगा हटिए भाई जी तो नहीं हटेगा, बताइए। अब बोलेगा अरे हटवें तो हटेगा कभी नहीं। वही बोलेगा ठहरिए भाई थोड़ा सा हमें जाने दीजिए तो आराम से रुक जाइएगा आप। अगर बोलेगा ए रुक मैं तो जगह, अब नहीं हो पाएगा, यानी कि अच्छे से बोलिएगा तो वो जाने देगा आपको, ठीक है। उसे बोलते हैं लाला जी हटो बच्चों, हटो बच्चा। तो इस तरह भाषा वो का बोलता है अमृतसर वाले, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बात नहीं है कि उनकी जीप चलती ही नहीं है, कि ऐसा बात नहीं कि अमृतसर वाले के लोगों में जीप चलती नहीं, चलती है, पर इस तरह आपको चलती है कि मीठी छुरी की तरह महीन वार करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि अमृतसर वाले लोग गाड़ी वाले नहीं बोलते, बोलते हैं, पर वह मीठी छुरी की तरह वार करते हैं कि आपको बोलेंगे लेकिन आपको उतना चुभेगा नहीं। एकदम यही बोलते हैं अमृतसर वाले कि यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लाइन से नहीं हटती हैं तो उनकी वचनावली ये नमूने हैं। देखिए, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वाली। ये देखो, ये भाषा जो लिखा हुआ है पुत्ता प्यारिए, बच जा, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो ये सब भाषा आपका मिलेगा पंजाबी भाषा है, ठीक है। इसलिए देखिए उसका हिंदी में से देखिए अर्थ समझिए, कहता है कि तू जीने योग्य है, यानी कि वो बूढ़ी को बोल रहा है तू जीने योग्य है, हट जा। तू भाग्य वाली है, हट जा रास्ते से। पुत्रों की प्यारी है, उसको मतलब बुढ़िया को बोल रही है, ठीक है। और लंबी लंबी उम्र तेरे सामने है, ये बूढ़ी लोगों को बोल रहा है। गाड़ी वाले, कहाँ के गाड़ी वाले, अमृतसर के गाड़ी वाले। और तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, यही बोल रहा है। बताइए हटेगा नहीं बुढ़ियों सब, हट जाएगा आराम से, बच जा, यही बोल रहा है गाड़ी वाले वहाँ के अमृतसर वाले। देखिए, यही बोलता है कि ऐसा नहीं कि अमृतसर वाले की गाड़ियों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, निकलता है, पर मीठी छुरी जैसा तरह निकलता है, ठीक है। आपको बोलेगा लेकिन आपको उतना चुभेगा नहीं, आप हट जाइएगा। देखिए, ऐसे बंधक वाले के बीच में होकर भी एक लड़का, यानी कि इसी मोहल्ले के रहने वाले बंधकों वाले के बीच में होकर एक लड़का एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले, जिसका नाम है लहना सिंह। आपको बताया जो 8 साल की लड़की है और 12 साल का लड़का लहना सिंह, वो दोनों उसके बालों और इसके ढीले सुथले से जान पड़ता था कि ये दोनों सिख है। ये दोनों आपसी में अगर देखे गए तो दोनों को देखा गया कि ये सिख दोनों हैं। अगर उसको अपना रहन सहन से पता चला ये दोनों सिख है। कौन, लहना सिंह और जो लड़की थी मिली, ठीक, सिख दोनों हैं, सिख संप्रदाय के लोग हैं वो दोनों, ठीक है। तो वे अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन, लहना सिंह आए थे, अपना मामा का केस धोने के लिए दही लेकर आया था, और यह रसोई के लिए कुछ बढ़िया लेकर आया था, यानी कि रसोई के लिए कुछ सामान लेकर आया था। दुकानदार एक परदेसी से
जो गुफ्तगू कर रहा था, यानी कि कुछ अलग लोग से मतलब वो सामान चीज़ पर बातचीत कर रहे थे, सामान उनको दे रहे थे अलग लोगों को। तो ये दोनों दुकान पे पहुंचा, तो तब तक इन दोनों ने सोचा कि इसको सामान दे रहा है, उनसे बातें कर रहा है, तब तक हम दोनों बात बढ़ाते हैं बातें, ठीक है। यानी कि लहना सिंह और जो लड़की थी आई थी उनसे बात बढ़ा रहा है। जो शेर भर गोले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था, तेरे घर पूछता है। उसके बाद ये देखिए, जो शेर यानी उसकी दुकानदार के सामने जो आया था, तो शेर भर गोले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। वो सामान दे रहा था, वो अपना वो सामान गिन रहा था, ठीक है। दूसरे दुकान वाला और उस जो कैंडिडेट था कर रहा था, ठीक है। तब तक ये दोनों कहा कि हम दोनों बात ही कर लेते हैं। तो लाला सिंह ने पूछता है, तेरे घर कहाँ? कौन पूछता है? लाना सिंह ने। तो बोलता है माझे में। कौन बोली? लड़की। लड़की का घर कहाँ पड़ा बताइए आप लोग? माझे। आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक। बताइए लड़की का घर कहाँ पड़ा? माझे। तो लाना सिंह ने पूछे तेरे घर कहाँ? तो लड़की क्या बोली? माझे में। यानी कि आप याद रखिएगा, आप बताइए लड़की का घर कहाँ था? माझे में। और लड़की पूछती है और तेरे? तो बोलता है माझे में। तो मतलब और पूछा तेरे कहाँ? माझे में। यहाँ यहाँ कहाँ रहती? देखिए समझिएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में यहाँ से लाइन आप थोड़ा सा कट कर दिए, ठीक है। ये लाइन नहीं है, अब हम आपको फिर से बोलते हैं, ठीक है। समझिएगा बातों को, ये यहाँ पर गलत टाइपिंग कर दिए। देखिए आप सुनिएगा, आपके सामने किताब होगा प्यारे बच्चों, उसको देखिएगा। लाना सिंह पूछते हैं तेरे घर कहाँ बताइए। तो उधर से लड़की का जवाब आता है तो मंगरे में। कहाँ बोलती है? मंगरे में। लड़की के घर कहाँ है? मंगरे में, ठीक है। मंगरे में घर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा टाइपिंग एरर था, यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, हम जो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं वो बोलिएगा, ठीक है। तो लाना सिंह ने पूछा कि भाई तेरे घर मतलब तेरे घर कहाँ? तो लड़की क्या बोली? मंगरे में। तो लड़की का घर कहाँ है? मंगरे में। फिर लड़कियाँ पूछी कि और तेरे? तो लड़का लहना सिंह का घर कहाँ बताइए? मांझे में। बोला कहाँ? मांझे में। उसके बाद बोलती है तो मांझे में यहाँ कहाँ रहती? कौन पूछी? उसके बाद लाना सिंह पूछता है यहाँ कहाँ रहती? तो लड़कियाँ से पूछ रहे हैं, लड़की का कहाँ पड़ा एक बार बताइए फटाफट कमेंट में। तो मंगरे। और लड़का का मांझे, ठीक है, याद रखिएगा। ये अभी कभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। दोनों को कंफ्यूज नहीं होना, लड़की का घर मंगरे और लड़का का मांझे, ठीक है। लाना सिंह का मांझे, याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है आपका प्यार में जो बोलता है लाना सिंह को, अंतर सिंह के बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। यानी कि जो अंतर सिंह है मतलब जो वो मेरे मामा जी है, ठीक है। मैं मामा के यहाँ रहता हूँ, उसी के यहाँ रहता हूँ। कौन बोला? आपका लड़का बोला, ठीक है। मैं मामा के यहाँ रहता हूँ। कौन? लड़की बोली, ठीक है, हम मामा के यहाँ रहता हूँ। तो मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका लाना सिंह बोल रहे हैं मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। कौन बोला? लाना सिंह बोला कि मैं भी मामा की हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, ठीक है। लड़की का मामा का नाम क्या है? अंतर सिंह है, ठीक है। तो लड़की भी बोली हम मामा के यहाँ रहते हैं, और लड़का भी बोला मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में, ठीक है। उनके बाद बोलता है इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आदमी था वो सौदा ले रहा था, उनका निपट गया। तो अब इन दोनों का पारी आया, दोनों सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले गए। और कुछ देर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई। किसने पूछा? लाना सिंह ने पूछ रहे हैं। जो 12 साल के लड़का जो मुलाकात हुई थी वो पूछ रही है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो उधर से बोलता है इसकी मतलब लड़की की कुछ आंखें चढ़ा चढ़ा के बोलती है कि आंखें चढ़ा के एकदम कि धत कहकर दौड़ गई। कौन? लड़की। उसके बाद बोलता है और लड़का मुंह देखता रह गया, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, यानी कि हमेशा उन दोनों का मुलाकात होते रहता था। ये बता रहे, ठीक है। कभी दूध वाले के यहाँ, कभी सब्जी वाले के यहाँ, उन दोनों का कभी भी मतलब अचानक मिल जाते थे दोनों। तो महीना भर यही हाल चलता रहा, कभी वहाँ मिलता था अचानक, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो फिर से उन्होंने पूछा, 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई। तो उन्होंने उत्तर में वही धत मिला। और एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, यानी कि देखिए हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा फिर से कि लड़के ने संभावना देखिए फिर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की ने इस बार जवाब दे दिया, उनके विरुद्ध दे दिया, ठीक है। जो सोच रहा था कि जवाब मिले नहीं, लेकिन क्या उसका जवाब आया? हाँ, हो गई। तो अब बताइए आपके विरुद्ध अगर उल्टा मिल गया प्रश्न का उत्तर, अब क्या अब होगा बताइए? बेचारा को दिल लगाना था लेकिन दिल टूट चुका है, उसकी शादी हो गई थी, तो इसीलिए मतलब उसका दिल टूट गया अब ना। किसका? लाना सिंह का टूट गया अब दिल। अब उसके बाद उसको बोलता है प्यारे बच्चों अब उसका दिल टूट गया, अब क्या करेगा वो? बस वो रास्ते में जो जितना भी सामान था, उसके बाद जो बोलती है लड़की कल देखते नहीं ये रेशम के गढ़ा हुआ सालू,
बोलता है लखन सिंह को, ये देखते नहीं मेरी कुरमाई हो गई है, देख से उन्होंने बोला देखते नहीं रेशम से गड़ा हुआ सालू सालू। तो लड़की भाग गई और लड़के ने घर की राह ले ली, यानी कि लड़की भी भाग गई, लड़का अपना घर की ओर रास्ता मुड़ पड़े। और उसके बाद रास्ते में इन्होंने, अब देखिए उनके विरुद्ध जवाब आया ना, वो दिल लगाना चाहता था लेकिन दिल टूट चुका था। तो इसीलिए रास्ते में जो भी इसके सामने जो आता था उनसे ढकेल दिया जाता था, मतलब मोरी में ढकेल दिया, यानी कि मोरी मतलब नाले में ढकेल दिया। किसी से गड़बड़ मतलब छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई को खो दिया, यानी कि वो कमा कर रहा था बेचारा, उनसे टकरा के उनको सब चीज़ गिरा दिया। एक किसी वैश्वनी यानी कि किसी महिला से वो टकरा कर अंधे की उपाधि ले ली। भाई महिला से उधर टकराया तो बोला कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैंने उनको अंधा बोल दिया। तभी तब वो कहीं पर घर पहुंचा। उसके बाद दूसरा जो आता है पहले तो इसका देखिए 5 भागों में जो बटा हुआ था, दूसरा भाग में जिसमें कहा गया है, दूसरा भाग में ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, ठीक है। दूसरा भाग में लाना सिंह डिफेंस में, यानी कि वह पद पे है, ठीक है। जो अपना मतलब उसको उसका जो लड़ने के जो गया था, जर्मनी लड़ने के गया था, जर्मनी के विरुद्ध जो लड़ने गया था, ठीक है। वो संघर्ष था, प्रथम युद्ध दौर चल रहा था, जिसमें सेना थे पहले जो कौन, लाना सिंह थे, ठीक है। अब ये सेना के बारे में वहाँ पर जो सेना थे, अब वहाँ पर वहाँ का इस दूसरा भाग में बता रहे हैं सेना में, ठीक है। सेना में थे, 12 साल का लड़का था जो था, वो अब सेना में, जैसे उसका दिल टूटा वो कहाँ आ गया, सेना में आ गया। सेना में जो आया था वो लड़का जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था प्रथम युद्ध के विश्व युद्ध में, ठीक है, जो कि 14 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व चला था, उसी के विरुद्ध में लाना सिंह लड़ रहे थे सेना के रूप में, ठीक है। याद रखिएगा सेना के रूप में था। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब जो जो लड़ाई में जो शामिल हुए थे लाना सिंह, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। देखिए जो सेना होती है, सेनाओं को हमेशा ना उसके शरीर में एकदम बोलते हैं अभी लड़ें अभी लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, बैठे बैठे वो करेगा क्या, लड़ने के लिए वो आए हैं सेना पद पे, ठीक है। तो लड़ाई वो बहुत खोजता है। जैसे घोड़ा को देखिएगा, अगर घोड़ा को हमेशा दिन रात बांध के रखिएगा तो वो भी उबता आ जाता है कि नहीं, घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसे आप ज़बरदस्ती बांध दीजिएगा तो अच्छा नहीं होता है ना। इसलिए ये जो सैनिक होते हैं वो लड़ने के लिए इच्छुक पूरा होते हैं। वही जो बता रहे हैं कि बैठे बैठे हमारा हड्डियाँ कर गई है, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मोय बर्फ की ऊपर से है, जो है पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं। यानी कि एकदम वो लोग जो जो यहाँ पे उसका जो लड़ रहे हैं उसके संग विरुद्ध में, जर्मनी के विरुद्ध में, तो वो इस तरह अवस्था में है कि जिसे गर्मी कहीं नहीं दिखता नहीं है, वो ठंड ही ठंड है। मतलब कहीं मुझे मतलब वो डांट समझ से डांट मतलब कहीं गड्ढे के नीचे में लड़ रहे हैं, ठीक है। और वो कहीं आपका वहाँ पर ठंड मतलब गर्मी का माहौल ही नहीं दिख रहा है वहाँ पे। और कई घंटे घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फटने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। यानी कि कभी नीचे लड़ाई होती है ना, लड़ाई जब भी होती है ऊपर वाले धमाके छूटते हैं, ऊपर ऊपर से लड़ जाते हैं, तो हम नीचे वाले का कोई ठार ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और 100 100 गज धरती उछल पड़ती है जब ऊपर धमाका होता है, तो नीचे धड़क पड़ती है। इस गोभी गोले से बचे तो कोई लड़े, बोलता है कि इससे अगर ऊपर जो धमाका हो रहा है इससे बचे तब ना नीचे लड़े। यही बोल रहा है कौन, लाना सिंह बोल रहे हैं। और नरकट का जंगल सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते थे, ठीक है। जंगल था, 25 जलजले था, जो कहीं खंदक से बाहर सफा और कोहिनी निकल गई थी तो चटाक से गोली लगती थी, ठीक है। ना मालूम बेदाग मिट्टी में लेटे हुए, ना घास की पत्तियों में छिपे रहते थे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहते थे, ठीक है। लाना सिंह बता रहे हैं उस अपना कहानी जो वहाँ पर गए हैं लड़ने के लिए, ठीक है। और लाना सिंह बोल रहे हैं 3 दिन है, लाना सिंह बोल रहे हैं और 3 दिन है, चार चार तो खंदक में बिता ही दिए हैं, परसों रिलीफ आ जाएंगे और फिर 7 दिन की छुट्टी लेंगे, ठीक है। ये बोला राणा सिंह, और अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सोए रहेंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में। देखिए वहाँ जिस जहाँ जब जहाँ वो लड़ने गए थे लाना सिंह, वहाँ पर एक मैम थी, फिरंगी मैम, बाग में। वो हमेशा मतलब मखमल की जैसे हरी घास थी वहाँ पर, और फल और दूध की वर्षा कर देती थी, ठीक है। देखिए वहाँ जो मैम थी फिरंगी मैम, वो ना इन लोगों के लिए मतलब कभी फल लाते थे, कभी दूध लाते थे, मतलब हमेशा इन लोग को देते रहते थे, ठीक है। और इनका कोई पैसा ही नहीं लिया जाता था, क्यों, क्यों बोला था मेरे आप मूल के लिए लड़ने के लिए आए, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, आप जितना खा सकते हैं। तो ये फिरंगी मैम के बाग में ये लोग सोते थे, कितना हरा भरा घास था, ठीक है। और मखमल की से हरी घासी फल और दूध वर्षा कर देती थी, वर्षा मतलब रोज डेली देने के लिए। और लाख कहते थे कि दाम लेती
दाम नहीं लेती, उसको बोलते, बार बार बोलते थे लाना सिंह, सब पैसे ले लो इनके बदले, वो लोग नहीं लेती थी, कहती थी तू राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो, ये बोल रहे थे। तो 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे वाले बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्स मिल जाए तो फिर भी 7 जर्मन को अकेले मार कर लिखी। बोला था कि मैं सैनिक हूँ या मैं लड़ने के लिए भी इच्छुक हूँ, मुझे अगर मौका मिल जाए मैं एकदम जर्मनी को अकेला मारकर लौट आऊँगा, मुझे दरबार साहिब के टहनी पर माथा टेकना नसीब ना हो। बोला कि अगर मैं मार के नहीं आया तो मुझे कभी हम नहीं जाऊँगा टेकने के लिए, माथा टेकने के लिए दरबार में, ठीक है, साहिब जी का। तो बोला कि मतलब सैनिक जो होता है ना प्यारे बच्चों, लड़ने के लिए बहुत इच्छुक होता है, ठीक है, सैनिक जो लड़ने के लिए बहुत इच्छुक होता है, अगर आप उसको रखिएगा एक जगह तो कोई फायदा ही ना होगा, एकदम को तो अभी आज उसका एकदम लाख गोली मारेंगे चक के, ठीक है। तो वही बोलता है, पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन सीखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पूछा पकड़ने लगते हैं, यह छाती में गोली पड़ने से ही डर दिया करता था। 3 मील तक ही जर्मन होर छोड़ सकता था, ठीक है, होड़ छोड़ सकता था पैराचू। देखिए इसका मतलब जो है पैराचू कि जर्मन देखिए, और अब 3 ही बचे हैं, 3 मील ही तक बचे हैं, इसको कहीं ना कहीं हम लोग घसेट जाते हैं, नहीं घुस जाते हैं, तो पीछे से जंगल में हट जाने का हुक्म दिया है, नहीं तो हम अभी तक घुस जाते हैं। बोला कि बड़े अफसर लोग हम मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया है, वरना हम लोग 3 मील का वे का पार कर चुके। कौन बोल रहा है? लाना सिंह बोल रहा है। लेकिन उसके बाद जो बोल रहा है समझिएगा कि नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते थे। बोला कि खाली सब अफसर जी बोले हैं, वरना हम लोग अंदर घुस के कब्बे घुस जाते हैं, 3 मील तो बचा ही है। तो बोला कि क्यों? तो सूबेदार जो हजारा सिंह उस समय था, पहले जो सूबेदार हजारा सिंह कौन था? अभी जो लड़की का मुलाकात हुआ था, 8 और 12 साल की जो मुलाकात हुआ था मार्केट में, वहाँ का अमृतसर में, तो उनका पति हजारा सिंह है। अब वो सूबेदार पद पर है, किस पद पे है? और लहना सिंह एक कांस्टेबल है, ठीक है, याद रखिएगा, वो कांस्टेबल थे, ठीक है, सेना थे। और सूबेदार पद पर कौन थे? हजारा सिंह, ठीक है, हजारा सिंह याद रखिएगा। यही जो सूबेदार, जो उस फौज का जो था सूबेदार हजारा सिंह, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार और नायक चलाए नहीं चलते हैं, यानी कि इस तरह उतावले बावले नहीं चला जाता है, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। बोला कि तुम सब तो एकदम चतुर मार मार करेंगे, लेकिन बड़े अफसर दूर के सोचते हैं आगे आगे क्या हो सकता है। यही सूबेदार हजारा सिंह बोल रहे हैं मुस्कुरा के कि 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए, बोल रहा है कि 300 मील का सामना है तो एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, यही बोल रहा है। बढ़ जाइएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है, बढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यही सूबेदार जी बोल रहे सब है। लाना सिंह बोला, पर करे क्या? मजबूरी में हम लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? लड़ने आए तो हम लड़ेंगे। बोला कि इतना जल्दी नहीं है, तुम चले जाएगा तो क्या कर लेगा बताओ। तो यही मजाक से बोल रहा है, कौन? हजारा सिंह बोल रहा है। और हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, बोल रहा है सूबेदार हजारा सिंह को, बोल रहा है कि राणा सिंह, क्या हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूरज निकलता ही नहीं है और खाई में दोनों तरफ से बमों की बारिश के मारे सोते झुके रहते हैं कि हमेशा बम पटकते रहता है, तो आखिर हो लड़ेंगे हम लोग कब, ठीक है। और एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, ठीक है, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो आदमी उठ सिगरी में कोयले डाल। बोला है कि एक उसी में था व्यक्ति, बोला कि उठ जा भाई साहब, कोयले में डालो, मतलब उन जो गर्मी ठंडी थी उसमें बोल रहा था। वहाँ जो उद्यमी नामक जो व्यक्ति है उन्हें जो बोल रहे हैं कि उठ सिगरी में कोयले डाल, यानी कि कोयले डाल, थोड़ा सा आग उसमें लगेगा। वजीरा, तुम 4 जन बाल्टियों लेकर खाई का पानी निकालो। वजीरा को बोल रहा है तुम 4 गो आदमी लेकर खाई का पानी निकालो, बाहर फेंको। और महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो, यानी कि बोल रहा है महासिंह को बोल रहा है, जो वहाँ पर सैनिक काम कर रहे हैं उनको बोल रहा है एक बार दरवाजे जो है वहाँ पर खड़ा पहरा उसको बदल दो, अब दूसरा लोगों को बोल दो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे थे, ठीक है। और वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, याद रखिएगा। बताइए विदूषक, बताइए पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। मतलब क्या होता है बताइए, विदूषक मतलब क्या होता है? यानी कि कॉमेडी। देखिएगा आपके जेड़ा में कोई दोस्त होंगे, ठीक है, उसके जेड़ा में एक तो ऐसा आदमी व्यक्ति मिलेगा आपको जो कॉमेडी खूब करता है। क्या करता है? कॉमेडी। जैसे आप राजनीतिक पार्टी में लीजिएगा तो लालू यादव
पूरा एकदम कॉमेडीदार है। उसके बाद पर सब लोग हंसते हैं, ठीक है। वही तो इस सब जो टीम होता है आर्मी का, उसमें भी एक कॉमेडी वाला था, जिसे हम लोग पलटन का भी दूसरा बोलते, कौन था इसमें कॉमेडी वाला? वजीराज सिंह था। कुम सबको हंसाता था। बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादरी बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। और इस पर हम सब खिलखिला पड़े, यानी कि वो हंसी। फिर से बात बोल दिया कौन? वजीराज सिंह। परे सब लोग उदासी थे तो उसमें बादल फट गया, यानी कि सब लोग एकदम हंस पड़े। कौन? वजीराज सिंह हंसा दिए, ठीक है, याद रखिएगा। आपके भी ग्रुप में सब बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बहुत कॉमेडीदार इस तरह भाषा बोलेंगे, पूरा हंसते होंगे, ठीक है। वही है, लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी पर भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। बोला कि इस तरह पानी जो यहाँ पर खाद वाली पानी है, वैसा पंजाब में कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ दे दो, पंजाब में दे दो। अ- देश क्या है? स्वर्ग है। और मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से बोला कि देश क्या है पहले, उसके बाद बोलता है पहले बच्चों कि देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा। बोला कि मैं लड़ाई के दौरान मैं लड़ लूंगा और फलों के पैर लगाऊंगा। क्या करेंगे? फलों का पैर लगाऊंगा। और लड़ाइयों को भी यहाँ बुला लोगे। लड़ाइयों मतलब क्या होता है? अपने परिवार को भी बुला लोगे। या वही दूध पिलाने वाली फिरंगा मैम को बताइए। तो बोल रहा है कि कहीं घर वाले को भी बुलाओगे या फिरंगा मैम दूध को ही बुलाओगे? जो मैम थी उसमें बोल रही थी कि जो फल वल सब दे रही थी उसी को बुलाओगे। चुप कर, यहाँ वालों का शर्म नहीं है। बोला कि यहाँ वालों का शर्म नहीं है। किसने बोला? लाना सिंह बोला, ठीक है। कि देव देव की चाल है, आज तक मैंने नहीं समझ ना सका, सिर तम्बाकू नहीं पीते। कि देखो, लाना सिंह बता रहे हैं वो जो मैम है फिरंगी मैम, वो हमको ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाती है। हम देखिए, सिख संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो तंबाकू नहीं करते हैं, ठीक है, तंबाकू सेवन नहीं करते हैं। जितने सिख संप्रदाय के लोग होते हैं, तो उसी प्रकार सिख संप्रदाय के लाना सिंह थे तो वो तंबाकू नहीं पीते, लेकिन ज़बरदस्ती फिरंगा मैम ज़बरदस्ती उसको दे देते थे। लेकिन ये नहीं पीते थे, ये पीछे हट जाता था। कौन? लाना सिंह। वो सिगरेट देने में हट करती थी और हाथों में लगाना चाहती थी और पीछे हटना होता था और समझाती थी कि राजा बुरा मान गया। और मैम क्या समझ लेती? कि राजा बुरा मान गया और मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं अब। ये बोल रहा था कौन? फिरंगी मैम लाना सिंह को। तो वो नहीं पीते थे, सिख संप्रदाय के लोग नहीं पीते ना, इसलिए वो लोग नहीं पीते थे, ठीक है। और अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अब फिर बात को पलट दिया किसने? वजीरा सिंह ने। कि बताइए लाना सिंह, वजीरा बोधा सिंह कैसा है? बोला अच्छा है। कौन? आपका लाना सिंह बोलता है। उसके बाद बोलता है कि जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। बोला कि मैं जो पूछा आपसे बोधा सिंह कैसा है, तो आप बोला अच्छा, मुझे लगता है मैं जानता ही नहीं हूँ। आप बोधा सिंह को रात भर उसको कंबल दे दे के उड़ाते हैं और खुद को मतलब जाड़ा में काटते हैं। तो वो जैसे बोल रहे हैं वजीरा सिंह कि रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरों के सहारे गुजारा करते हो। सिगर मतलब होता है वहाँ जो जली हुई थी आग होता है, उसमें आप सहारा करते हो और उसके पहरे के आप पहरा दे आते हो। जब उसकी पारी आती है पहरा देने के लिए, तो आप ही उसके बदले दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलगते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो कहीं। बोला कि कितना दिन चलेगा? आप उसके बदले में बार बार कीचड़ में रहिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा। तो वही बोला, कहीं तुम ना माधे पर जाना। जड़ा क्या क्या है? मौत है ना, बोल रहा है वजीरा सिंह। बोल रहा है जड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले लोग मुर्दे मुर्दे नहीं मिलते हैं। यानी कि बोला निमोनिया से मर जाइएगा आप इस तरह से, तो आपको मुद्दे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको ज़मीन नहीं मिलेगी आप जो सोचे हैं। आपको कहीं दफनाने का भी ज़मीन नहीं मिलेगा यहाँ मुल्क में, इसलिए आप थोड़ा सा रहिए संभल के, ठीक है। यानी कि मेरा डर मत, बिलाना सिंह एटीट्यूड से बोलता है, मेरा डर मत करो। बोला एकदम एटीट्यूड से, मेरा डर मत करो, मैं तो बिल्ले की खड के किनारे मरूंगा, ठीक है। और भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। याद रखिएगा, लाना सिंह किसके गोद में मरना चाहता है? कीरत सिंह की गोद में मरना चाहता है। और मेरे हाथ लगाए हुए आम के पैर की छाया होगी, यानी कि जो हम आम का पैर लगाए थे उसके छाया में हम मरेंगे, ठीक है। किसके गोद में? कीरत सिंह की गोद में। और आपकी ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए लाना सिंह किसके गोद में मरना चाहते हैं? बताइए, भाई कीरत सिंह के गोद में आम के पैर के छाया में, ठीक है, याद रखिएगा। और वजीरा सिंह ने नज़दीक बढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है? मरो जर्मनी और तुर्की। हाँ भाइयों, बोलता है कि वजीरा सिंह ने उसको कहा कि क्या तुमको मरने मरने की लगाई है? मरो तो जर्मनी और तुर्की।
भाई उसी के साथ बोलता है कुछ कि हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे? बोलता है कि जब वजीरा सिंह बोलता है अब गाओ कुछ भाई, मजे लो मजे करो। तो ये आपका पंजाबी गाना है, दिल्ली शहर तो पैसोर नू जान दिए, ये सब आपका ये पंजाबी गाना है। अगर आपको समझ में आता है तो आप गाइए, ठीक है। ये आपका पंजाबी गाना यहाँ से गा रहे हैं वो लोग, मतलब बेटा जितने आर्मी लोग हैं वो कम गा रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सैनिक लोग गा रहे हैं, वो पंजाबी गाना गा रहे हैं। पंजाबी गाना आप क्या आपकी जगह पर का, इसका हिंदी आपको बाद में समझाते हैं, ठीक है। हम लोग का तो भोजपुरी गाना है ना, बिहारी ऊपर उत्तर प्रदेश भाई झारखंड ये सब का भोजपुरी गाना है, पंजाबी नहीं समझते हम लोग, ठीक है। तो वही बोल रहा है, कद्दू मानिए मजरी सब गाना गा रहा है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में कहता है, उसका हिंदी में कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे नारे सिभा के कर लेना, ओए अब मुझे कद्दू खाना है, ये गोड़ी कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चाहिए। वाह। और उसके बाद बोलता है कि कौन जानता था कि वड्डियों वाले चपटी सीख ऐसा धब्बे गीत गाएंगे। बोला इतना धब्बे गीत गाएंगे, इतना अच्छा गीत नहीं, ये पूरा एकदम बदनाम किया हुआ ये गीत में, इस तरह गाते कहीं सिख लोग। वो इतना सोचे भी नहीं थे हम। वही बोल रहा है, पर सारी खंदक गीत से ही गूंज उठी, लेकिन पूरा बटालियन जितना था उसमें आर्मी वाला जितना सैनिक था सब लोग एकदम हंस पड़े, एकदम मजे कर गए, ठीक है। सिपाही फिर ताजे हो गए, जो सब लोग अपने आनंद में थे सब लोग ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौजे मौजे ही करते रह गए, इस तरह मतलब ताजे हो गए, ठीक है। अब तीनवा जो भाग में कहता है प्यारे बच्चों समझिए उसको, ठीक है। तीनवा भाग में आग प्रवेश कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तीनवा भाग में कहता है कि दोपहर रात कही गई, कि दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है, बोधा सिंह खाली बिस्कुटों की तीन जो तीन तीन टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लेटा हुआ है। देखिए पहले बिस्कुट बिस्कुट का जो टीन आता था उस पर 3 गो टीन था, उसमें तीनों को बिछाकर उसमें सोया हुआ है। कौन? बौधा सिंह कंबल बिछाकर लेटा हुआ है, लाना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। कौन? लाना सिंह। और एक आँख खाई मुंह पर है और एक बौधा सिंह के ढीले शरीर पर है, ठीक है। और बजरा सिंह कहता है क्यों बौधा भाई क्या है? बजरा सिंह कह रहा है क्यों बौधा भाई क्या है, पानी पिला दो। बोल रहा है कौन? बौधा सिंह बोल रहा है पानी पिला दो। लाना सिंह ने कटोरे उसके मुंह पर लगाकर पूछा क्यों कैसे हो? पानी पीकर बौधा बोला यार कपनी छूट रही है, यानी कि पूरा एकदम ठंडा लग रहा है, कपनी छूट रहा है यानी कि एकदम कांप रहे छूट रही है, और रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। फिर बोलता है लाना सिंह अच्छा इतना ठंड लग रहा है, 2 कंबल उठाने के बाद भी उन्हें बोल रहा है कि यार बहुत ठंड लग रही है। कौन? बौधा सिंह। और इसके बाद भी लाना सिंह क्या बोलता है? मेरी जर्सी फिर पहन लो भाई। और उसी के बाद वजीरा सिंह बोलता है और तुम? फिर उधर बौद्धा सिंह बोलता है और तुम क्या पहनोगे? तो मेरे पास सिगड़ी है, झूठ मूठ का बोल रहा है, मेरे पास और कपड़ा है पहन लेंगे हम, तुम चिंता मत करो, और मुझे गर्मी लगती है। और क्या बोलता है लाना सिंह? मुझे गर्मी लगती है। बताइए उतना ठंड में, वो जर्मनी का इलाका पूरा एकदम ठंड से भरा हुआ है प्यारे बच्चों, साल भर ठंडी पड़ता है और पसीना आ रहा है। ये बोल रहा है कौन? लाना सिंह। एक कहावत है ना, प्रेम में मुक्ति नहीं मृत्यु लिखा था, इसलिए प्रेम उन्होंने सच्चे किया था, इसलिए उनका बेटा का निभा रहा था उसकी तरह। आजकल का तो प्रेम तो सब्जी मंडी हो गया ना, अगर मान के चला आप कहीं जा रहे हैं पराग दिल लग जाती है, टूट भी जाती है 2 मिनट में, ठीक है। तो ये नहीं, लाना सिंह का प्रेम बहुत घनिष्ठ था प्यारे बच्चों, ठीक है। तब उनका इतना ख्याल रख रहा है, बस उनको वादा क्या था, जो सूबेदारनी थी हजारा सिंह की पत्नी, उनको वादा क्या था कि मेरे पति और मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनका वादा इन्होंने निभा रहा है, ठीक है। खुद बलिदान ये देकर उन दोनों को बचाता है। कौन? लाना सिंह, ठीक है। ये असली प्रेम होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए बोला गया है, प्रेम में मुक्ति नहीं हाँ मृत्यु है, समझ रहे हैं ना, ये किसी मूवी का डायलॉग है। चलिए उसके बाद हम देखिए आगे बढ़ते हैं। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, बोल रहा है भाई हम नहीं पहनूंगा, बोधा सिंह बोल रहा है मेरे लिए तुम इतना 4 दिन से देखे जा रहे, तुमको सब कुछ हम ही को ओढ़ा के तुम एकदम तपड़े हैं। तो बता रहे हैं कि हाँ याद तो आई है, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। झूठ का बोल रहा है लाना सिंह। ओह याद आया, 4 दिन से हम जो दूसरे जर्सी पहन के हम घूम रहे थे, ठीक है। झूठ मूठ का उसको बला रहा है, और आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम बुन बुन कर भेज रही है, यानी कि वही फिरिंगा मैम बोल रही है, विलायत से मैन कर बुन कर वो भेजी थी, गुरु उनका भला करे, गुरु उनका भला करे। कौन बोला? बोधा सिंह, बढ़िया करे। यह कहकर लाना सिंह अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा था, ठीक है। और सच कहते हो और झूठ नहीं ना, वो पूछ रहा है वो बौधा सिंह, सच कहते हो ना वो मैम भेजी थी? बोला हाँ भाई सब क्यों नहीं भेजेगा, भेज रहा है भाई सब।
यह कहकर नहीं करते हुए बौधा उसको जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाटी कोट जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। कौन? लहना सिंह। और मैम की जर्सी का कथा केवल कथा ही थी, आपको पता होगा, झूठ उनके लिए बोला गया था, ठीक है। मैम की जर्सी की कथा कथा ही था, आपको पता हो। फिर भी वो तो ठंडी में तप रहा है, क्यों? प्रेमिकाएं के बात पे कर गया वो, ठीक है। उनको वादा किया कि आप मेरा पति और बेटे का रक्षा कीजिएगा। तो ये होती है प्रेम, प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रेम में बोला है आपको ना, प्रेम सच वो होती है, ठीक है। आज के प्रेम सच नहीं है, वो सब्जी मंडी की तरह हो गए हैं। कभी दिल यहाँ लग जाती है, कभी दिल वहाँ, ठीक है। तो इस तरह प्रेम नहीं था उनका, बहुत घनिष्ठ प्रेम था, ठीक है। क्या देखिए, अब जो कहता है प्यारे बच्चों, आधा घंटा बीता, ठीक है। अब क्या होगा, आधा घंटा बीत गया प्यारे बच्चों। उसके बाद कहता है कि इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, यानी कि ये जो खाई में जो लोग, जो सैनिक लोग रहते थे, उससे आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। तो जो बोला, कौन? लेफ्टन साहब। बोला, उधर से आवाज़ आता है, सूबेदार हजारा सिंह। तो इधर से आवाज़ आता है, कौन? लेफ्टन साहब। तो हुक्म हुजूर, यानी कि बोलता है कि मतलब बोलिए, हुक्म हुजूर का मतलब था आप बोलिए उधर से। फिर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। कौन? वजीर सूबेदार हजारा सिंह। जो पूछा पूछा कि इतने खाई के मुंह से आवाज़ आई कि सूबेदार हजारा सिंह। तो इधर से बोलता है, कौन? लेफ्टन साहब, यानी कि उसके बड़े पद पे जो सूबेदार के पद है, लेफ्टन साहब। तो बोलता है, हुक्म हुजूर, यानी कि आप आदेश कीजिए। कहकर सूबेदार को तनकर फौजी को सलाम करके सामने हुआ पहले जो, ठीक है। और उसके बाद कहता है, देखो इसी दम पर धावा करना होगा, इसी मतलब दम पर धावा करना होगा। जिस सलामी दिया, बोला कि मील भर की दूरी पर पूरब में कोने में एक जर्मन खाई है। बोलता है कि मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है और उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। बोलता है कि आगे जाके जो अब जाइएगा, एक जो जर्मन खाई है पूरब में, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पैरों के नीचे नीचे 2 खेत काट काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोर है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। कौन बोला? ये लेफ्टन साहब बोले, ठीक है। लेफ्टन साहब बोलते हैं कि सूबेदार हजरा सिंह को, मैं 15 फौज करके आया हूँ, खड़ा करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर, कहाँ बोला है, जहाँ हम सब लोग रह रहे थे, 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ और उनसे जा मिलो। किससे? वो 10 फौजियों से बोल रहा है मिलने के लिए। तो सब, तो और खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले तो डटे रहो, ठीक है। यानी कि वहीं रहना, ये सबको साथ जो ले जा रहा है वहीं रहना, जो हमने 15 फौज को खड़ा, मतलब झूठ बोले जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए इस कहानी का बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि झूठ लेफ्टन साहब आया बन के, ठीक है, और बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है हजारा सिंह को, और हजारा सिंह बन जाते हैं, और सूबेदार हजारा सिंह बन के फिर चले जाते हैं उनके कहने पर। जितना फौजी को 10 को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए उसका डटे रहना, जब तक बोलता है ये, इसको बोलता है लेफ्टन साहब, जो बोलता है जब तक हम कुछ बोले ना, आप वहीं डटे रहना, हम यहाँ रहेंगे और तुम जाओ हुक्म, जो हुक्म। तो उन्होंने बोलता, सूबेदार हजारा सिंह बोल दिया, जो हुक्म सर आपका। तो चले गए। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या घपला करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। चुपचाप सब तैयार हो गए और बौधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। बौधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका, भाई तुम कहाँ जा रहे बौधा, बैठ जाए यहीं। तो लाना सिंह ने आगे हुआ तो बौधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बौधा सिंह की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझ कर चुप हो गए और पीछे 10 आदमी कौन रहे। तो देखिए बोला कि भाई, लाना सिंह उसका बाप था। बोला कि कोई बात नहीं, रहने दो उनको, ठीक है। इस पर उन्होंने बड़ी झंझट हुई और कोई रहना न चाहता था कि हम भी चलेंगे लड़ने के लिए। भाई सबको इच्छुक है, लड़ेंगे हम भी लड़ेंगे। तो समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, यानी कि सूबेदार ने उसको मार्च किया, भाई तुम यहीं रहो, ठीक है, तुम लाला सिंह सब यहीं रहो, हम जा रहे हैं 10 फौज लेकर, ठीक है। लेफ्टन साहब हो गया लहना सिगरी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए। कौन? लेफ्टन राय लाना सिंह के मुंह पर फेरे, ठीक है। और जेब से सिगरेट निकालकर सुगलाने लगे और 10 मिनट बाद उन्होंने लाना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। भाई झूठा लेफ्टन साहब बन के आया था, असली लेफ्टन साहब को वो निपटा दिया है। झूठा लेफ्टन साहब जर्मन थे वो। अब झूठ मूठ का आप देखिए, सबसे पहले लाना सिंह का अफसोस हुआ, अरे यार हमरे बारे में सिख है, हम सबके बारे में पता है कि सिख लोग तो कभी करते नहीं ये सब नशाबाजी, यानी कभी भी इसका रिस्पॉन्ड करता नहीं है सिगरेट का, फिर भी हमको कैसे मतलब दे रहा है, कुछ तो गड़बड़। लेकिन उस समय उसको उतना पकड़ा नहीं, फिर कहा कि और कुछ परीक्षण लेता है। आँख मारते मारते लाना सिंह समझ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है कि हमने सिगरेट नहीं पीता फिर भी ये दे रहे हैं। अब बार बार सर से मिले हुए हम, तो मूछ का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब
बोला मुंह छिपा के, मतलब बोला कि लाइए साहब, कोई बात नहीं पी लेते हैं। मतलब उसको देखा, इसका परीक्षा ले रहा था कि सच्चे लेफ्टन साहब है कि नहीं, कि झूठ का लेफ्टन साहब है। तो हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा कि अजीब है, साहिब जी का कुछ दिन पहले मिले तो साहिब जी कुछ और टाइप दिख रहा था, तो बाल देखे तब उसका माथा ठनका कि अजीब है यार, 2 दिन में बाल चेंज हो गया, 2 दिन में कपाट चेंज हो गया। तो लेफ्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए। बोला अजीब है, लेफ्टन साहब का तो बाल था अभी उड़ गए, तो उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। तो उनका मतलब अजीब टाइप बाल था। अजीब है, 2 दिन में परिवर्तन कैसे हो सकता है, सर कुछ फुर्सत नहीं था। तो बोला इस चीज़ का कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब गड़बड़ को परीक्षा ले रहा है, शायद साहब शराब पिए होंगे कि फिर देखिए लाना सिंह बोल रहे हैं कि शायद सर हो सकते हैं सर शराब वराब पी के एकदम जहाँ मन तहाँ टकराए होंगे, लेकिन फिर और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया होगा। तो भाई चलिए कोई बात नहीं, लाना सिंह भी कोई बात नहीं भाई, सर ही होगा। तो लाना सिंह ने जांचना चाहा कि लेफ्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। कौन? लेफ्टन साहब 5 साल लगातार उसी में काम करे थे, उसी फौज में, उसी के बटालियन में काम करे थे। तो अच्छा खासा दोनों में मिल जुल था। तो बोला क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो उधर से क्या झूठी झूठी लेफ्टन साहब क्या बोल रहा है, लड़ाई खत्म होने पर क्यों नहीं, क्या ये देश पसंद नहीं आया? लड़ाई खत्म होने पर जाएंगे भाई साहब, क्या ये देश आपको पसंद नहीं आया? कौन बोल रहा है? लेफ्टन साहब बोल रहे हैं, झूठी लेफ्टन साहब जो बन के आए सबको उधर भेज दिए और 10 को सेना लेके यहाँ पर बैठे हैं। देखिएगा उसके बाद आगे क्या होता है पहले बच्चों, ठीक है। कहता है कि नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ है। कौन बोल रहे हैं? लाना सिंह बोल रहे हैं। क्या जो मज़ा हिंदुस्तान में शिकार का मज़ा है वो यहाँ कहाँ है? पार्सल नकली लड़ाई के उसको बोल रहा है कि आप कुछ दिन याद कीजिए लेफ्टन साहब कि नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगह जो क्या लिखा है, जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे और वहीं से आपको खेतों पर सवार के थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते से एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। तो लेफ्टन साहब को बोल रहे हैं, झूठे बना रहे हैं कि आपसे जब रास्ते में मिले थे तो आप उधर से शिकार करके गए थे तो वहीं आप खेतों पर सवार होकर आ रहे थे, तो उसी आपके रास्ते में जो एक नाम था अब्दुल्ला, खानसामा अब्दुल्ला, रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ा था। देखिए मुस्लिम तो जल चढ़ाएगा ना, हिंदू हिंदू में क्या बोलते हैं मंदिर में। तो इसको लपेट रहा था कि झूठी लेफ्टन साहब की सही से लेफ्टन, इसको जांच रहा था। तो इसमें भी पकड़ा गया, बेकार पाजी कहीं का होगा, ठीक है, बेकार के सामने से वह नील गाय, फिर दूसरा कहता है सामने से नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, ऐसी बड़ी थी कि मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी थी और पूंछ में नकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा आता था पहले, बोल रहा है वो लाना सिंह बोल रहा है उसको। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? तो लेफ्टन साहब भी बोला आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। बोला हाँ भाई सब लगा देंगे, हाँ हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया था। झूठ मूठ का बोला लेफ्टन साहब, मैं विलायत भेज दिया, कुछ भी बहाना बना रहे। अभी लाना सिंह तो पकड़ गए कि ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। अब ला उन्हें बोल दिया लेफ्टन साहब ने, हाँ बताइए नील गाय को पहले 2-2 फुट का सींग होता है, कुछ होता है नहीं उसको। तो ये चीज़ 2 झूठ पकड़ाया है। एक तो मुस्लिम लोग मंदिर में जल चढ़ाने के लिए झूठ पकड़ा गया, ठीक है, मतलब वो अंग्रेज में गोरखा को क्या पता है कि भारत में क्या परंपरा है, ठीक है। और हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे और तुमने सिगरेट नहीं पिया। तो फिर से बोलता है कि हाँ भाई 2 फुट 4 इंच के थे सिंह का जो था नील गाय का सिर। तो उन्होंने बोला कि लाना सिंह को बोलता है वो झूठी लेफ्टन साहब, अभी तुमने सिगरेट नहीं पिया? बोला बोला कि पीता हूँ साहब, पीता हूँ। बोला कहीं कर रहे पीता हूँ। तो बोला दियासलाई से लाता हूँ, यानी कि दियासलाई आता हूँ लेके जला कर, तो उसके बाद पीता हूँ। कहकर लाना सिंह खंदक में घुस गया जहाँ में उसका 10 बटालियन था, वहाँ आ गया पैर बच्चों। और वो आने के बाद वो उसे संदेह नहीं रहा था, वो एकदम 100% श्योर हो गया था ये झूठी लेफ्टन साहब है, अपना लेफ्टन साहब में लिपट गया है, ठीक है। तो अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकरा गया, भाई झपटक जाने लगा दौड़ के कि झूठी लेफ्टन साहब है, हम लोग का जो बटालियन गया था वहाँ झूठी ले चले गया, अब हम लोग तो मरे पड़ेंगे। तो फटाफट गया वहाँ और रूम में गया, मतलब वो जो जहाँ हम लोग रहते हैं आदमी लोग, वहाँ गया। उसके बाद कौन? बोला वजीरा सिंह। बोला कि जो गिरा जैसे लाना सिंह ने बोला कौन? वजीरा सिंह। बोला हाँ भाई मैं हूँ। एक बोला कि मैं हूँ, वो सोया हुआ था। तो हाँ क्यों लाना, क्या हुआ, क्या क़यामत आ गई? बड़ा एकदम अजीब तरीक़ा से गिरा तुमने, तो चढ़ा सा तो आँख लगने दी होती। वजीरा सिंह बोल रहा है यार कहा यार हम सोए थे, तुम यार क्या दिमाग वमाग सही है नहीं, तुम आ जाते हो ज़बरदस्ती।
लाना सिंह को बोला है। और लाना सिंह को पता चल गया कुछ और बात था, लेकिन इसको पता नहीं था ना, इसलिए बोल रहा था क्या यार तुम मुझे थोड़ा सोने दे देता, थोड़ा सा सोना देता है। तो चौथा जो कहता है पैर भाग में कि जैसे चौथा भाग में कहता है होश में आओ क़यामत आई है। बोला अजीब हो, लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। बोला अजीब भाई की बोल रहा है, वजीरा सिंह बोल रहा है लाना सिंह को, क्या क्या तुम बोल रहे हो क्या। बोला लेफ्टन साहब तो मारे गए हैं, अपना लेफ्टन साहब तो वो मर गए हैं, कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है नकली लेफ्टन साहब बन के। तो सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, तो बोला कि वो जो सूबेदार हजरत सिंह गया उन्हें उसका मुंह नहीं देखा। बोला वही तो उन्होंने गलती किया भाई साहब, बिना देखे चल पड़े उस कहने पर जी हुजूर करके चले गए। तो मैंने देखा और बातें की, सारा सारा साफ साफ उर्दू बोलता, सारा साफ उर्दू बोलता है, यानी कि उसका मतलब गाली का शब्द प्रयोग गया, ठीक है। सारा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबों की उर्दू, और मुझे पीने का सिगरेट दे दी और किताबों की उर्दू बोलता है। कौन? झूठी लेफ्टन साहब, और मुझे सिगरेट पीने दे दी। बोला रे माई गॉड, बहुत गड़बड़ी वाली बात हो रहा है। उसके बाद बोला तो अब, बोला कि वजीरा सिंह तो अब क्या करेंगे। बोला अब मारे गएंगे, बौधा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, यानी कि धमाका होगा, और उधर उन 15 ने धावा करना होगा, ठीक है। अब बोला उन्हें एक काम करो। लाना सिंह बोला कि भाई उधर 15 भी मरेंगे, हम लोग भी मरेंगे, बौधा भी मरेंगे, सब मरेंगे, तो एक काम करो वजीरा सिंह, पलटन के पैरों से निशान देखते देखते वो लोग कहाँ तक गया है बस उसका पीछा करते उसको रिटर्न बुलाओ। अभी तक दूर ना गया होंगे, अभी निकले ही हैं, बस आप जाइए पीछे पीछे और सूबेदार को पकड़ लो और कहो दोनों तरफ से धावा होने वाला है, कि झूठ मूठ का आपको भेजा गया था, दोनों तरफ से धावा, इसलिए आप खाई छोड़कर तुरंत लौट आइए। तो तुरंत उसको लौटाने का आदेश दिया, किसको? सूबेदार को, सॉरी वजीरा सिंह को, ठीक है। और कहना कि बात झूठ नहीं है, जल्दी आओ, खंदक के पीछे निकल कर जाओ, पत्ता तक कि न खड़के और देर मत करो, ठीक है। उस वजीरा सिंह को बोल रहा है तुम आवाज़ मत करना, कहीं नकली लेफ्टन साहब जान ले कि आप जा रहे हैं दौड़ के, ठीक है। एकदम आराम से निकल के उस सबको बुला के लाओ। तो वही ठीक है, चल पड़ते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरा जो, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके सब दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। कम से कम प्यारे बच्चों 2 शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम अभी प्यारे बच्चों आपके सामने छोटे हैं, ठीक है, आपसे उतना बड़ा हम लोग का नहीं है, छोटा टीचर हूँ सर, तो आप लोग को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो आप थोड़ा बड़े बनेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट में क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, 2 को शेयर कर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 ही शेयर करना है मात्र, ठीक है। देखिए उसके बाद बोलता है हुक्म तो या तो कहीं वही ऐसे तैसी हुक्म ही, यानी कि वजीरा सिंह बोला है तुम हमको हुक्म दे रहा है, सूबेदार हो तुम क्या। बोला भाई हुक्म नहीं भाई, अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखो क्या हो रहा है, मैं हूँ आपका अभी हूँ, मैं आदमी, यही समझ। लाना सिंह उसको समझा रहे हैं। जमादार लाना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ, ठीक है। तो तुम निकलो जल्दी, हम लेफ्टन साहब का खबर कुछ ले रहे हैं। पर यहाँ तो कुछ 8 ही हो गई, अब वो निकल गए वो भी, ठीक है। उसके बाद बोलता है 8 ही नहीं 10 लाख है। बोला तुम तो अगर हम जाएंगे तो तुम्हारे पास 8 ही बचेगा। तो बोला 8 नहीं 10 लाख है, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। मतलब एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। बोलो भाई ये तो है सचमुच बात है। आप देखिएगा अभी भी अपने इंडियन आर्मी फौज में जो ज़रूर सिख लोग रहते हैं, बड़ी एकदम देश के लिए समर्पित हो जाते हैं भाई, लड़ेंगे मारेंगे, एकदम दबा के मारेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि उन्होंने बोल रहा है लाना सिंह एक सिख 1.25 लाख का होता है, तुम चिंता मत करो, 8 है तो 10 लाख समझिए इसको फौज, ठीक है, चले जाओ तुम। तो उन्हें भेज रहा है। उसके बाद लौट कर खाई के मुँह पर लाना सिंह दीवार के चिपक गए। उसके बाद उन्हें देखा कि लेफ्टन साहब ने जेब से बैल के बराबर 3 गोले निकाले। लेफ्टन साहब जो था जेब से बैल से बराबर 3 गोले निकाले और तीनों जगह पे गंधक की दीवारों में घुसेड़ दिया। यानी कि लेफ्टन साहब जो झूठी लेफ्टन साहब था, उन्होंने गोले लगा रहा है कि सबको उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। लगाकर तीनों गोले निकाले, तीनों जगह की हर जगह पर गंधक दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार का बांध दिया और तार के आगे सूत की एक गुत्थी हुई थी और जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ से रिसाई लला जलाकर गुंथी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक को उलट कर लाना सिंह ने साहिब की कूनी पर तान दिया। जैसे वो बम लगा रहा था चरपट्टी ना,
कि उसको सबको उड़ा देंगे 10 को, ठीक है। तो लाना सिंह आया, एकदम उधर से लेकर आया, गोली का पिछवाड़ा उल्टाया और पराग उसको कंधा पे मारा खींच के, ठीक है। तो कोहनी पर तान कर दे मारा प्यार बच्चों, किसको? झूठी लेफ्टिनेंट साहब को। किसने? लहना सिंह ने, ठीक है। उसके बाद देखिए बोलता है कि ज़बरदस्त उसको ढकेल दिया, ठीक है, मार दिया पकड़ के। फिर उसके बाद बोलता है लौट कर खाई के मारने पर कहाँ पे थे, हाँ, कि बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदर परिवार पर घुसेड़ दिया था। और लाना सिंह ने उसे गजब उसको तरीका से मारा, ठीक है। जिसे सिगड़ी के पास रखा और बाहर की तरफ से एक दिसाई लला की जगह गुत्थी पर रखने के लिए बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने दिया, उसको घुसेड़ के दे मारा और धमाके साथ साहब के हाथ में दिए दिसाई लाला की गिर पड़ी और लाना सिंह ने एक कुंदा साहिब की गर्दन पर मारा, ठीक है, एकदम उसको मारा, उसको बेहोश कर दिया। और साहिब ओ हो गई, वो मतलब माई गॉड, वो बोल रहे ओ माई गॉड, उसको मारा, ओ माई गॉड बोल रहा है। अंग्रेजी लोग कहते हैं ना, कहते हुए चित हो गए। कौन? वो नकली लेफ्टिनेंट साहब। लाना सिंह उसको मारा, जबरदस्त घुसेड़ के मारा। और लाना सिंह ने तीनों गोले को निकाल कर खंदर के बाहर फेंके और साहिब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया और जेबों की तसर तलाशी ली और 3-4 लिफाफे निकले, उसमें जो भी निकाले लेफ्टिनेंट साहब में जो भी निकल उसको ले लिए। एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब से हवाले किया, ठीक है। और साहब की मूछें हटी भाई साहब, नकली था ना। लाना सिंह ने हंसकर बोला, क्या साहब, लेफ्टिनेंट साहब, मियाज कैसा है? अभी हौस आया गधावा को, किसको? नकली जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को हौस आया। आज मैंने आपकी बातें सीखी। बोला वाह कमाल क्या आप बातें करते हैं। कहते हैं ये सीख सिगरेट पीते हैं, वाह आपसे पहली बार सीखा हमने। यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गाय होती है, वाह भाई सब ये कहाँ से आप सीखे थे? उसके 2 फुट 4 इंच सींग होते हैं, फिर बता दें बाद में सींग होते हैं नहीं सर। बोला पकड़ा गया इसी में। तो और बोलता है कि यह सीखा का मुसलमान खान सामा मंदिर में जल चढ़ाते हैं, कभी मुसलमान जल चढ़ाते हैं? आप जो बोल रहे थे, हाँ देखे थे हम चढ़ाते हुए, वाह के लिए वाह भाई साहब। तो लेफ्टिनेंट साहब घोड़े पर चढ़ते हैं, के लिए वाह, लेफ्टिनेंट साहब कभी घोड़े पर चढ़े ही नहीं थे, आप कैसे चढ़ रहे थे? तो यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा? अब लाना सिंह उसे पूछ रहे हैं बार बार, क्या भाई साहब मंदिर में मुसलमान जल चढ़ाते हैं? कमाल की बात है। सिख कभी सिगरेट पीते हैं? वाह भाई। नील गाय का 2-4 फुट इंच होता है सिंह? कमाल का बातें तुम कर रहे हो। तो क्या भाई साहब ये लेफ्टिनेंट साहब है, ए लाना सिंह है, ठीक है भाई, लाना सिंह है। हमको कैसे तुम ठग लेगा? हमारे लेफ्टिनेंट साहब को बिना डैम के 5 फजली भी नहीं बोलते हैं। हमारे लेफ्टिनेंट साहब इतना नहीं बोलते हैं जितना आप बोल रहे हैं। नहीं वो इतना ज़्यादा सिगरेट ही पीने का सवाल नहीं था जितना आप बोल रहे थे, ठीक है। तो लाना सिंह के पतलून भी जैब तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो कि जोर से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले गए, ठीक है। और लाना सिंह कहता गया कि चालाक तो बड़े हो तुम भाई साहब। नकली लेफ्टिनेंट को बोल रहा है तुम चालाक तो अच्छा हो, पर मांझे का लाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा हूँ तो कुछ तो पता चलेगा ना। बोला कि मैं मांझे का लड़का हूँ भाई साहब, ये तुम हमसे धोखाधड़ी कैसे कर सकता है? ये बोल रहा है किसको? नकली लेफ्टिनेंट को, लाना सिंह। मांझे का लड़का हूँ नहीं बोलते हैं, अभी भी कभी एटीट्यूड मिलेंगे, फलनवा गाँव का हूँ, इतना हिम्मत थोड़े हारता हूँ, गाँव से हूँ सर। उसे चमका देने के लिए आँख चाहिए और 3 महीने हुए हैं। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, कहानी सुना रहे हूँ लेफ्टिनेंट साहब को, लाला सिंह, कि तुर्की मौलवी बाबा आया था मेरे गांव में, उसको मजा चखा दिए थे। क्या चखाया था अभी उसको पढ़ते देखिए, कि बैठा औरतों के बच्चों को होने की दवा बांटा था, यानी कि जिस औरतें को बच्चा नहीं होता था वो दवा बांटता था। कौन? न तुर्की बाबा वाला। तो बच्चों की दवाई देता था और चौधरी के बड़ के नीचे मज़े बिछा मतलब क्या लगे मौजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। भाई दवाई बेच के हुक्का पीता रहता था। और कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित है और वे वेद पढ़कर उसमें विद्वान बनाने का विद्या जान गए। ज्ञान बेल रहे सबकी गाँवों का सामना। हम लोग वेद पढ़ के विमान चला दिए और गाय को नहीं मारते हैं, और हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। और मंडी के बनियों में वह कहता था और डाक खाने से रुपया निकाल लो। बोला कि सरकार का राज्य जाने वाला है, इसलिए सब लोग अपना रुपया निकाल के और सबको बहकाता था। तो डाक बाबू फाला हराम की भी डर गया था। भाई सब लोग डर गया था। सचमुच तो कहीं बाबा ने बोल रहा है। तो मैंने मुल्ला जी की ढाड़ी से मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकल कर कहा था मेरे गांव में अब पैर मत रखना। उसका मूछी जो था, दाढ़ी जो था, मुड़ दी थी, यानी कि उसको उखाड़ दिया था, पकड़ के खींच लिया था। बोला अब दोबारा मेरे गांव मत आना भाई साहब।
इस तरह झूठी दवाई बेचने के लिए मत आना, नहीं तो तुम्हारा दूसरा पूरा सर का कपाट का बाल ही खींच लूँगा, ठीक है। उसका दाढ़ी पकड़ के खींच लिया था लाना सिंह। और साहिब जी जैब में तो पिस्तौल चला और लाना सिंह की जांघ में गोली लग गई। जैब में था तो पिस्तौल चल गया पहले, लाना सिंह का गोली लग गया, और इधर लाना सिंह हिरनी मॉनिटरिंग की 2 फायरे से साहिब की कपाल क्रिया कर दी। और धमाका सुनकर सब दौड़ आए और बौधा चिल्लाया, क्या है? बौधा को बोला, तुम बैठ जाए, सूझ जा भाई, तुम सूझ जाओ, सूझ जाओ, सूझ जाओ, तुमसे सूझ जाओ तुम। लाना सिंह बोला, उसे तो यह कहकर सुला दिया कि हल्का हल्का हुआ था, कुत्ता आया था, उसी को मारे हम। तो बोला, ओ, बौदा सिंह बोला, सो जाते फिर। और औरों से सब हाल कर दिया, ठीक है। ये सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए और लाना सिंह साफा और फाड़ कर घाव की तो दोनों तरफ से पट्टियाँ बांधी प्यारे चो। उसके बाद लाना सिंह को जो गोली लगा वो अपने मान का कपड़ा बांधा, उसके घाव मांस में ही था, और पट्टियाँ कसने से खून निकलना बंद हो गया, यानी कि खून उसका निकलना बंद हो गया था लाना सिंह का, ठीक है। उसके बाद देखिए की बात बोलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। कहानी बहुत लंबा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समझेंगे, ठीक है, मज़े समझेंगे, ठीक है। उतने में ही 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े और सिखों की बंदूकें की बार के पहले घावों को रोका, ठीक है, और दूसरे को रोका, यहाँ तक कि 8 लाना सिंह तक मार रहा था और बड़ा खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 थे। अपने मरे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे, और थोड़े ही मिनट में वे अचानक आवाज़ आई कि वह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, यानी कि जैसे बोलते हैं हम लोग हिंदू धर्म में महादेव हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो उसी टाइप तो वो लोग बोलते हैं वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, मतलब उसको एनर्जेटिक आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं हर हर महादेव, तो वो एनर्जेटिक आ जाता है, उसी तरह वो लोग एनर्जेटिक आता है सिख लोग, ठीक है। और धराधर बंदूकें एकदम दे रहा है, दनादन दन 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 घिसा रहा है, ठीक है, फिर लगे। और ऐसे मौके पर जर्मन चक्की के पाटे बीच में आ गए। उधर से 15 फौज आ रहा था, इधर से बीच में दोनों लपटा गए, और पीछे से सूबेदार लाला सिंह जवान आ गए बरसाते थे, और सामने लाला सिंह साथियों संगीन चला रहे थे। लो अब इसको नहीं छोड़ेंगे, गधा को बीच में पकड़ाया ना, टाचक की तरफ पिसा रहा है। जो पास आने पर पिचकारियों से भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, ठीक है। और एक किलकारी और अकाल सिखा दीज फौज आई, और वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी का खालसा, सत श्री अकाल पूरक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। लड़ाई खत्म हो गई प्यारे बच्चों। 63 जर्मन थे, वो कितने देर में 63 जर्मन थे, तो खेत रह गए, यानी कि खेत मतलब मर गए। 63 जर्मन कितने मर गए थे बताइए? जर्मन 63 जर्मन मर चुके थे, और एक कढ़ा रहे थे, ठीक है, मतलब चिल्ला भी रहे थे उसमें। और सिखों के 15 प्राण गए, यानी कि सिखों के 15 लोग मरे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई थी। लाना सिंह की पसली में गोली लगी, और उसने घाव को खाई की मिट्टी में ढकल कर मक्की को साफ कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया, और किसी की खबर ना हुई। लाना सिंह ने दूसरा घाव, भारी घाव लगा था, ठीक है। लाना सिंह को ज़बरदस्त लगा प्यारे बच्चों गोली, ठीक है। अब देखिए उसके बाद लड़ाई के समय चांद निकल आया था, और ऐसा चांद जिसके प्रकाश के संस्कृत कवियों का दिया हुआ था छीन नाम सार्थक होता है। तो हवा चल रही थी, और जैसी वाण्य भट्ट की भाषा में दंती विनी जो दंत विनिपात प्रशांत वाता कहलाती है, ठीक है। ये बड़ा एकदम शब्द है। और वजीरा सिंह जो था कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे जीतों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, ठीक है, बोला। और सूबेदार लाना सिंह ने सारा हाल सुनकर कागजात पाकर उसकी बुद्धि को सड़ा रहे थे, और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। बोल रहा था लाला सिंह को, तुम अगर ना होता तो आज सब लोग हम लोग मारे जाते। तो इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील की वाहिनी और खाइयों में सुन ली गई थी, और उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था कि वहाँ का झटपट 2 डॉक्टर को और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, ठीक है। गाड़ियाँ वो सब ले गए, वो सबको उठा के, जो कई ढेर तक घंटों तक अंदर आ पहुंची थी प्यारे बच्चों। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, और वहाँ घंटों 2 घंटों में पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिपटा दी गई। किसको? लाना सिंह को। और दूसरी में लाश रख दी गई, और सूबेदार लाना सिंह को भी गाड़ी में लिपटाना चाहते थे, तो पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है,
सवेरे देखेंगे। बौदा सिंह ज्वार में बुरी तरह से कांप रहा था, तो गाड़ी में लिपटा दिया गया और लाना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, ठीक है। उसको बौदा सिंह को बोला उसको दे दीजिए, वो बहुत छूटा कड़ा ठंडा में उसको घर भेज दिया। और यह देखकर लाना सिंह ने कहा, तुम्हें बौदा की कसम सूबेदारनी जी, सौगंध की इस गाड़ी में न चले जाओ, ठीक है। बोला कि तुम्हें बौदा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध, उसको हजारा सिंह को बोल रहा है कि जाइए आप घर, हम चले जाएंगे। बोला जाइए, यही तो है प्रेम। प्रेम में यही होता है मेरे जो को बौदा सिंह को जिस प्रकार जान बचाया, उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह को भी बताया। उसके बाद बोल रहा है दो ही गाड़ियाँ था, दोनों गाड़ी में एक लाश भर गया, इसमें जो घायल थे उसको भर दिया। और बोला कि जगह नहीं बचा, बोला आप ही सब चले जाइए, मतलब उसको बौदा सिंह को बोला और उसको बोलिए चले जाइए, हम चले जाएंगे, हमको थोड़ी घाव है ना, हम सुबह चले जाएंगे। तो यही बोला। उसके बाद देखिए बोलता है कि और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, ठीक है। जैसे तुम घर जाओगे मेरे लिए गाड़ी भेज देना। जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी, तो मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते ही मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा पर बोला बौधा गाड़ी पर लेट गया और चलो आप भी चढ़ जाओ। तो बोला सुनिए तो सूबेदारनी जी को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना टेकना लिख देना, ठीक है। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने कहा था कि वह मैंने कर दिया। जो उसको कहा था लाला सिंह को सूबेदार ने कि मेरा पति और बेटे का रक्षा करना, तो उन्होंने हमने वो कर डाला। और गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार चलते चलते लाला सिंह का हाथ पकड़कर कहा, तू मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखाना कैसे, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। बोला कि सूबेदार मेरी पत्नी को तुम ही कह देना, तो उन्होंने तुम आपको क्या कहा था, तो बताइए यही था, ठीक है। अब ये गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना, ठीक है। फिर बोला लाना, जो लाना सिंह था बोला नहीं नहीं, हमने जो आपको कहा वही लिख देना और कह देना। गाड़ी जाते ही लाना लाना लेट गए और वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे और तर हो रहा था, ठीक है। ये देखिए गोली लगा था, ये तो बात सही, गोली लगा था, कितना वो व्यक्ति रह सकता है जिंदा, ठीक है। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अजन भर में घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य रंग साफ थे कि समय धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती थी, ठीक है। और लाना सिंह 12 वर्ष का था जब अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। तो दही वालों के यहाँ, सब्जी वालों के यहाँ, हर कहीं से एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। तो अब जब पूछता था कि तेरी कुमाई हो गई, अब धत कहकर भाग जाते थे। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। तो देखते ही नहीं या रेशम की फलों वाला सालू। तो सुनते ही लाना सिंह का दुख दुख हुआ, क्रोध हुआ और जरा सिंह पानी पिला दे। ये कहानी उसको याद आ रही है अब, जो पहले बचपन में हुई थी उसको अब याद आ रही है। किसको, लाना सिंह को। मेरे साथ ये हुआ क्योंकि उसका अंतिम समय था, गोली लगा था, ठीक है। और 25 वर्ष की बीत गए। अब लाना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया था और 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, यानी कि उस पर अब ध्यान ही नहीं रहा था। और ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन तक छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे में पैरवी करने के लिए वो अपने घर गया। तो वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, तो फ़ौरन चले जाओ। तो 7 दिन आए थे लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला भाई। साथ ही सूबेदार हज़रत सिंह की चिट्ठी मिली। तो मैंने बौदा सिंह को लाम पर जा रहे थे, तो लौटते समय हमारे घर तो होते जाना था, साथ ही चलेंगे। सूबेदार गाँव रास्ते में पड़ता था, तो सूबेदार उससे बहुत ज़्यादा था, तो लाना सिंह उधर ही पहुँचा। ये कहानी उसके बाद बचपन की उसकी यादें बता रहा है, ठीक है। अब कहानी का निचोड़ क्या है, अब चलने पे देखिए उसके बाद क्या हो गया कि अब चलने लगे। सूबेदार बैठक से निकल कर आया था। बोला लाना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, तो बुलाती है, जा मिल ला। तो लाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कमरा रेजिमेंट का क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। तो दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, ठीक है। मत्था टेका भाई साहब कि मुझे पहचाना नहीं, तो तेरी कुनमाई हो गई, तो धत कहकर धत हो गई। देखते ही रेशमी बटो वाला सालू अमृतसर में भावों को टिककर मूर्छा खुली, एक करवट बदली और पलसी वाला घाव निकला, ठीक है। उसके बाद ये राणा सिंह को यादें आ रही है बचपन का, जो जो घटना हुई थी तो यही थी, ठीक है। गुजरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है। उसने क्या कहा था बताइए। उसने यही कहा था कि मेरे हजारा सिंह और बोधा सिंह का जान बचाना। इसी कहानी का नाम पढ़ा है पे बच्चों, उसने कहा था। इस पर मूवी बनी है, आप मूवी अगर देखना चाहते हो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वही बोलता आगे
कि सूबेदारनी कह रही है, मैंने तुझे आते ही पहचान पहचान लिया। एक काम करती हूँ कि मैं जो भाग फूट गए सरकार के बहादुरी का खिताब दिया, तो लायनपुर में ज़मीन दी और आज नकल जो क्या लिखा है, हाँ, नमक कहलानी का मौका आया, पर सरकार का हम तिमनियों का इसी रेजिमेंट क्यों ना बना दी। जो भी सूबेदारनी के साथ चली जाती थी वह एक बेटा एक फौज में भर्ती हुए, उनसे एक ही वर्ष था, उनसे पीछे 4 और 100 पर एक भी नहीं जिया। ठीक है, तो भाई यही सब कहानी में था। ठीक है, अब उसके बाद लाना सिंह का उसके देखिए आप सुनिएगा, लाना सिंह सिर अपने गोद में रखकर वजीरा सिंह बैठा था और पूछता था प्यारे बच्चों कि वो पानी पिला दे देता। आधा घंटा तक लाना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह, वजीरा से समझ कर कहा। वजीरा सिंह को ही समझ गया, किरत सिंह, हाँ भाई मुझे ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। और वजीरा ने वैसा ही किया। ठीक है, वजीरा सिंह तो था नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब वो वजीरा सिंह ही था इस समय, उसका नहीं था किरत सिंह उसका भाई। ठीक है, उसके बाद बोलता है, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों ही यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में इसे लगाया था। वजीरा सिंह ने आंसू टपक रही थी भाई साहब। अब क्योंकि वो अंतिम छोर में थे, कुछ दिन पीछे लोगों को अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 18वीं सूची में मैदान में घावों पर मरा, 77 सिप राइफल्स जमादार लाहना सिंह। ठीक है, ये छप गए पेपर में। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। ये था पहले तो आपका कहानी उसने कहा था। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको 100% समझ में आएगा। और इस कहानी को बड़ी आपको जो भी हम मेरा मेहनत लगा पहले जो समझाने के लिए, आपको पूरा 100% हमने चीज़ झोंक दिए। ठीक है, लेकिन आपको एक बार करना क्या है, आराम से सुनना है पहले बच्चों। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, इसी तरह कहानी सुनने के लिए आप थैंक यू।